एक ही विचार के साथ जाओ फेंग को पूरे 1 लाख फुल एट्रीब्यूट्स का भयंकर बूस्ट मिला। ये शक्ति सीधा मानव भाग्य यानी ह्यूमन फेट के फीडबैक से आई थी। ऐसी एम्पावरमेंट जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उस पल सुनहरी रोशनी ने जाओ फेंग के पूरे शरीर को ढक लिया। उसका हर एक पहलू, स्ट्रेंथ, फिजिक, ट्रू एसेंस, सब कुछ दीवानी रफ्तार से बढ़ने लगा। एक अजीब सी ट्रांसेंडेंस की फीलिंग उस पर छा गई, जैसे वो खुद को पार कर चुका हो। जाओ फेंग एनलाइटनमेंट की अवस्था में चला गया। उसके सर के ऊपर 6 सुनहरे ड्रैगन्स प्रकट हुए, जो आसमान और धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा को लालची नजरों से निगलने लगे। जैसे जैसे उसके फुल एट्रीब्यूट्स ब्रेक कर रहे थे, जाओ फेंग को वॉइड के अंदर छुपी हुई शक्ति का एहसास होने लगा। सेलेस्टियल फिनोमिनन रेल्म के बाद वॉइड शैटरिंग रेल्म आता है। वॉइड को फाड़कर पल भर में स्पेस ट्रैवर्स करना, मार्शल ट्रू एसेंसी स्पेस की शक्ति को मोड़कर दुश्मन को मिटा देना। वॉइड शैटरिंग रेल्म एट्रीब्यूट्स के अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक पहुंचते ही जाओ फेंग की कल्टिवेशन ने इस लेजेंडरी रेल्म को छू लिया। सिर्फ कल्टिवेशन ही नहीं, उसका फिजिकल बॉडी और बाकी सब एट्रीब्यूट्स एक गहरी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे। अब मेरी फुल एट्रीब्यूट पावर और मेरे डिवाइन वेपन्स के साथ मैं एक इमॉर्टल से भी लड़ सकता हूँ। जाओ फेंग के मन में एक नई स्टील जैसी कॉन्फिडेंस जन्मी। आखिर वो सिर्फ मार्शल कल्टिवेटर नहीं था, उसकी पावर हर पहलू से बढ़ती थी। उसकी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही अब वॉइड शैटरिंग रेल्म के एक्सपर्ट्स के बराबर थी। ड्यूअल कल्टिवेशन, अनेक छुपे हुए ट्रम्प कार्ड्स, इन सब के साथ इमॉर्टल भी उसके लिए असंभव नहीं लग रहा था। लेकिन गुईगुजी की बात याद आई। सेलेस्टियल बीइंग्स को मॉर्टल वर्ल्ड में उतरने की इजाज़त नहीं थी। इसका मतलब था इस रेल्म के दायरे में जाओ फेंग सच में इनविंसिबल था। स्टेटस पैनल। उसने अपना एट्रीब्यूट इंटरफेस समन किया। होस्ट जाओ फेंग, आयु 30 वर्ष, लक्षण मानवता का अधिकार लाल, मानवता द्वारा स्वीकृत, मानव भाग्य का अधिकार, आत्मा मानव अधिकार में विलीन, जब तक मानव भाग्य जिंदा है आत्मा अविनाशी, पुनर्जन्म संभव। शुद्ध तत्व 1,10,203, शुद्ध ची शुद्ध तत्व में परिष्कृत, 10 गुना शक्तिशाली, शून्य विवरणीय मंडल प्रथम स्तर। ड्रैगन एलिफेंट शक्ति 1,13,545, एक मुक्का 1,10,000 से ज्यादा ड्रैगन एलिफेंट शक्ति, एक बार में शून्य भी टूट सकता है, सब तकनीकें मिट सकती हैं। दिव्य गति 1,13,245, हर कदम में हजारों फीट का डिस्टेंस पर भर में। अर्जित आध्यात्मिक शरीर 1,13,024, मॉर्टल बॉडी से ट्रांसेंडेंस, आध्यात्मिक ऊर्जा 1000 गुना तेज रिफाइन होती है, तेज रिकवरी, एंडलेस स्टैमिना, शुद्ध तत्व का स्व पुनर्जनन। दिव्य गोद 1,13,329, 10 लाख फीट तक फैला हुआ, अपार समझ, आत्मा की खोज तक संभव है। आत्मा शक्ति 9,754, शरीर खत्म हो जाए तब भी आत्मा बनी रहती है। जीवन काल 10,541 वर्ष, मंडलायु 10,000 वर्ष। गुण बिंदु 1,234, गुणों या कौशलों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। स्वतंत्र स्थान 1,09,043 घनफीट। कृषि तकनीक मार्शन डाओ एम्परर ड्रैगन कोडेक्स, मानव भाग्य से शक्तिशाली, प्रतिदिन 500 गुण बिंदु। युद्ध तकनीक 10,000 तलवारें लौटती हैं, पर्वत विखंडन वार, एक तलवार दुनिया को विभाजित करती है, ड्रैगन वश में करने की हथेली, विस्फोटक मुट्ठी। सोल पावर को छोड़कर सब एट्रीब्यूट्स 1,10,000 क्रॉस कर चुके हैं। मेरी शक्ति आसमान छू चुकी है। जाओ फेंग के दिल में एक तेज रोमांच दौड़ गया। इस शक्ति के साथ डिवाइन कॉन्टिनेंट पर उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। लेकिन फिर उसे याद आया, वे डेमोनिक इमॉर्टल्स जो जीवित प्राणियों को सिर्फ मांस और खून समझते थे, पशुओं की तरह। मैं चिन के लोगों को उनके लिए जानवर नहीं बनने दूंगा, ना ही मैं खुद उनका खेल बनना चाहता हूँ। चाहे वो कितना ही मजबूत हो गया हो, ये अभी भी काफी नहीं था। उसे और आगे बढ़ना होगा, डिवाइन कॉन्टिनेंट को ही स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। रुको, अचानक जाओ फेंग की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिस पर उसने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेरी लाइफ स्पैन। उसकी कल्टीवेशन जर्नी के दौरान लाइफ स्पैन हमेशा एक बड़ी समस्या रही है। ग्रैंड मास्टर रेल्म पर पहुंचने पर लाइफ स्पैन 200 साल हुई, नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा, पर फिर भी सीमित। चाहे कल्टीवेशन कितनी ही बढ़ जाए, चाहे एट्रीब्यूट्स आसमान छू लें, एक अदृश्य बल हमेशा सीमा लगा देता था। 200 साल, अगर एट्रीब्यूट गैदरिंग ना होती शायद 170-180 साल ही बचते, पर अब 10,000 साल। वो बंधन गायब हो चुका था।
जैसे मैंने सोचा था, फेट की शक्ति से मैं इस अदृश्य नियम को तोड़ सकता हूँ। मैं सफल हो गया। जाओ फेंग का खून जोश से उबल पड़ा। कब से वो सोचता आ रहा था, कौन सी शक्ति है जो इतना एब्सोल्यूट रूल लगा सकती है, ऐसा नियम जो सब कल्टिवेटर्स को बांध कर रखे। इसी वजह से उसने फेट डायनेस्टी बनाने का फैसला किया था, और आज उसका अंदाजा सही साबित हो चुका था। एक अदृश्य कानून। कौन सी शक्ति है जो कल्टिवेटर्स की लाइफ स्पैन को लिमिट करती है? इसका असली मकसद क्या है? ये सिर्फ मुझ पर नहीं, सब पर लागू होता होगा। आज मैं सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि ह्यूमन फेट हेवनली रूल्स के बराबर लेवल पर खड़ी है। लेकिन जो लोग हेवनली रूल्स का विरोध नहीं कर सकते, वो अपनी जिंदगी कैसे बढ़ाएंगे? और इमॉर्टल्स का क्या? क्या उनकी लाइफ स्पैन भी सप्रेस हो रही है? जाओ फेंग का दिल जोर से धड़क उठा। उसके विचार अनजाने में ही इस दुनिया के सबसे बड़े रहस्य को छू चुके थे। तभी पैनल पर एक और नोटिफिकेशन चमकी। होस्ट के फुल एट्रीब्यूट्स 1,10,000 तक पहुंच चुके हैं। रिवॉर्ड 9 टियर 4 ट्रेजर चेस्ट्स, 1 टियर 5 ट्रेजर चेस्ट। जाओ फेंग मुस्कुराया। ये फेट डायनेस्टी सच में जैकपॉट है। इतने सारे ट्रेजर चेस्ट्स, अगर लक साथ दे गया तो मेरी स्ट्रेंथ और भी आसमान छू लेगी। उसके दिल में एक्साइटमेंट और गहरी हो गई। जैसे ही वो ट्रेजर चेस्ट खोलने ही वाला था, बूम! यिंग ज़ैंग के शरीर से अचानक बेहद प्रचंड सोल पावर फूट पड़ा। उसकी आत्मा अब राष्ट्र के भाग्य से रिफाइन हो चुकी है और डिवाइन सोल में बदल गई है। अब बस इसकी शक्ति को टेम्पर करना और फेट की पावर को सही तरह से इस्तेमाल करना बाकी है। यिंग ज़ैंग के शरीर से निकल रही दिव्य रोशनी को देखकर जाओ फेंग के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। इसका मतलब साफ था, यिंग ज़ैंग ने सेंट कोड क्रिएशन टेक्निक को सफलता से कल्टिवेट कर लिया था। उसकी आत्मा अब किन के फेट के साथ पूरी तरह से जुड़ चुकी थी। और जैसे ही यिंग ज़ैंग का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ, उसके ऊपर मंडरा रहा स्वर्ण बर्ड एक तेज गूंजती हुई चीख निकाल उठा। फिर वो सीधा यिंग ज़ैंग के शरीर की तरफ झपटा। फेट का विलय शुरू हो चुका था। राष्ट्र का भाग्य, मेरा इंपीरियल यार्ड सील। जैसे ही नेशनल फॉर्च्यून डिवाइन बीस्ट उसके शरीर में समाया, यिंग ज़ैंग ने आंखें खोल दी और हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक बिल्कुल निर्दोष चमकता हुआ सील प्रकट हुआ, ग्रेट किन की साम्राज्यिक अथॉरिटी का प्रतीक। ये और कोई नहीं बल्कि इंपीरियल यार्ड सील था, जो दुनिया के एकीकरण के बाद ही क्लैन की यार्ड से गढ़ा गया था। यार्ड सील पर 8 शब्द गहरे तौर पर खुदे हुए थे, ऐसे शब्द जिन्हें देखकर ही श्रद्धा पैदा हो जाए। स्वर्ग के आदेश से सदा के लिए समृद्धि। यहाँ स्वर्ग का मतलब हेवनली डाउन नहीं था, बल्कि वो सच्चा स्वर्ग था जिसे सभी जीवों ने अपनी आस्था से गढ़ लिया था। जैसे ही नेशन सप्रेसिंग यार्ड सील प्रकट हुआ, उसने राष्ट्र के भाग्य को और भी स्थिर कर दिया। राष्ट्र के भाग्य की शक्ति के नीचे ये यार्ड सील भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगा और नेशनल फॉर्च्यून ट्रेजर के स्तर पर चढ़ गया। मैं ग्रेट किन का सम्राट हूँ। किन का मैंडेट मेरे हाथ में है और राष्ट्र का भाग्य मैं धारण करता हूँ। यिंग ज़ैंग खड़ा हो गया, नेशन सप्रेसिंग यार्ड सील को मजबूती से पकड़े हुए, जबकि स्वर्ण बर्ड उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा था। उसके शरीर से भारी इंपीरियल प्रेशर फैल गया। जैसे ही पूरे ग्रेट किन का भाग्य उमड़ पड़ा, यिंग ज़ैंग धीरे धीरे हवा में उठने लगा। राष्ट्र के भाग्य की शक्ति ने उसे लपेट लिया और वो ऐसा लगने लगा जैसे ग्रेट किन की किस्मत का जीता जागता रूप हो गया। राष्ट्र का भाग्य मिल चुका है, अब वो इसकी शक्ति का स्वामी है। जाओ फेंग ने संतुष्ट भरी नजरों से देखा। इस पल के बाद से यिंग ज़ैंग और ग्रेट किन एक हो चुके थे। राष्ट्र जितना मजबूत होगा, यिंग ज़ैंग उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। हाँ, अभी वो पूरी तरह से राष्ट्र के भाग्य का उपयोग नहीं कर सकता था। आखिरकार उसे कल्टिवेट करते हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे। डिवाइन सोल को और मजबूत बनाना और फेट पर पकड़ को रिफाइन करना अभी बाकी था। फेंगर, मैं सफल हो गया। अब मेरे पास राष्ट्र के भाग्य की शक्ति है, राज्य की अथॉरिटी है। यिंग ज़ैंग धीरे से नीचे उतरा, उसके चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ दिख रहा था। पिताजी, अभी आप राष्ट्र के भाग्य का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं? जाओ फेंग ने पूछा। लगभग 10%। यिंग ज़ैंग मुस्कुराया। जैसे जैसे मेरी डिवाइन सोल मजबूत होगी और मैं ज्यादा भाग्य का बोझ उठा पाऊंगा, मेरी पकड़ भी बढ़ती जाएगी। तो चलिए बाहर जाकर इस 10% शक्ति को परखते हैं। जाओ फेंग हंसा और यिंग ज़ैंग के कंधे पर हाथ रख दिया, ट्रू एसेंस को एक्टिवेट करते हुए। बस एक सरल सा हाथ का इशारा।
उनके सामने का स्पेस तुरंत फट गया और एक स्पेशल पैसेज खुल गया। यिंगज़ैंग की हैरान भरी आंखों के सामने ज़ाओ फेंग उसे सीधा उस पैसेज में ले गया। सियानयांग से हजारों मील दूर, बादलों के बीच नीचे वीरान अनजानी पहाड़ियों का विशाल क्षेत्र फैला हुआ था। एक और स्पेशल पैसेज खुला और ज़ाओ फेंग उसे वहां ले आया। फेंगार, तुम्हारी शक्ति फिर से बढ़ गई है। तुम अब सीधा स्पेस को भी चीर सकते हो। यिंगज़ैंग मुस्कुराते हुए बोला। ग्रेट किन की भाग्य के कंडेंसेशन का मुझे भी कुछ लाभ मिला है। ज़ाओ फेंग हंसा। बहुत अच्छा। यिंगज़ैंग जोर से हंसा। पिताजी, अपनी वर्तमान शक्ति का परीक्षण कीजिए। जो भाग्य आप कंट्रोल कर सकते हैं उससे पूरी ताकत का एक वार कीजिए। ज़ाओ फेंग ने नीचे पहाड़ों की तरफ इशारा किया। ये सुनते ही यिंगज़ैंग ने बिल्कुल देर नहीं की। एक सोच के साथ उसने राष्ट्र का भाग्य एक्टिवेट किया। स्वन बर्ड का छाया रूप उसके गिर्द घूमने लगा और यिंगज़ैंग हवा में उठ गया। फिर उसके आदेश पर राष्ट्र के भाग्य से बना स्वन बर्ड पूरी तरह से स्थायी रूप में आ गया और नीचे पहाड़ों की तरफ बिजली की तरह टूट पड़ा। राष्ट्र के भाग्य की शक्ति ने हवा को चीर दिया। लगभग एक क्षण में बूम, आसमान और धरती कांप उठे। नीचे का एक पूरा पहाड़ एक ही वार में जमीन के बराबर हो गया। धूल और मलबा आसमान तक उठ गया। इस वार में पहले ही मार्शल आर्ट डिवाइन एबिलिटी रेंज की शक्ति है और ये सिर्फ राष्ट्र के भाग्य का 10% है। जब पिताजी पूरे किन के भाग्य पर पूरी पकड़ बना लेंगे तब इमॉर्टल्स भी मारे जा सकते हैं। ज़ाओ फेंग मुस्कुराया। इमॉर्टल्स भी मारे जा सकते हैं। ये 5 शब्द सुनते ही यिंगज़ैंग की आंखों में तेज चमक आ गई। राष्ट्र के भाग्य का रास्ता सचमुच भयंकर है। फेंगार, तुमने मेरी आंखें एक बिल्कुल नई दुनिया के लिए खोल दी हैं। यिंगज़ैंग जोर से हंसा। राष्ट्र के भाग्य का रास्ता ही सम्राट का रास्ता है। इसकी असली शक्ति सिर्फ पावर में नहीं बल्कि ह्यूमन डाओ के नियमों को इस्तेमाल करने में है। इस नेशनल फॉर्च्यून डाओ में जो कहा जाए वही कानून बन जाता है और हर आदेश डिवाइन अथॉरिटी रखता है। पिताजी, इस बात को गहराई से समझना जरूरी है। यही राष्ट्र के भाग्य की असली शक्ति है। ज़ाओ फेंग मुस्कुराते हुए बोला। बिल्कुल। यिंगज़ैंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। अब जबकि राष्ट्र का भाग्य कंडेंस हो चुका है तो ग्रेट किन के अधिकारियों के पास भी एक नया रास्ता खुल गया है। सिर्फ मार्शल आर्ट्स नहीं बल्कि सेंट कोर्ट के अंदर इंपीरियल रास्ता। सम्राट जब अथॉरिटी देता है तो अधिकारी राष्ट्र के भाग्य से शक्ति उधार ले सकते हैं और उससे बंध सकते हैं। जितना मजबूत किन होगा उतने ही शक्तिशाली उसके अधिकारी होंगे। ज़ाओ फेंग मुस्कुराया। इससे मेरे ग्रेट किन की ताकत और भी बढ़ेगी। खासकर मेरे सिविल ऑफिशियल्स के लिए ये रास्ता बहुत लाभदायक होगा। यिंगज़ैंग ने सहमति करते हुए कहा। हम कई दिनों से सिक्लूडेड थे। दरबार के मंत्री जरूर चिंतित होंगे। पिताजी, चलिए वापस चलते हैं। ज़ाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और दोनों को सीधा चंगटाई पैलेस वापस ले आया। ये ज़ाओ फेंग का पहला स्पेशल ट्रैवर्सल था। फिर भी उसने इसे बिल्कुल आसानी से पूरा कर लिया। कुछ दिन बाद चंगटाई पैलेस के दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। बाहर गार्ड्स ज़ांग मिंग और रेन श्याओ, साथ ही अनेक एलीट सैनिक और पैलेस गार्ड सब एक साथ झुक गए। महाराज को प्रणाम। राजकुमार को प्रणाम। गूंजती हुई आवाजों के बीच यिंगज़ैंग ने गंभीर स्वर में कहा। मेरा आदेश जारी करो। सभी मंत्रियों को दरबार में बुलाया जाए। और एक हाथ के इशारे के साथ यिंगज़ैंग लंबे कदमों से ग्रैंड असेंबली हॉल की तरफ बढ़े। ज़ाओ फेंग शांत और स्थिर पेस में उनके पीछे पीछे चला। रेन शाओ ने तुरंत हेवनली प्रोफाउंड मिरर को एक्टिवेट किया और सम्राट का फरमान सब जगह ट्रांसमिट कर दिया। ज्यादा देर नहीं लगी। हर दिशा से मंत्री इंपीरियल पैलेस की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही समय में ग्रैंड असेंबली हॉल के अंदर सभी अधिकारी एकत्रित हो चुके थे। महाराज को प्रणाम। राजकुमार को प्रणाम। सैकड़ों मंत्रियों की आवाज एक साथ गूंज उठी। उठो सभी। सम्राट की अधिकार भरी आवाज गूंजी। यिंगज़ैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ उठाया। इस बार पहले की तरह नहीं, ग्रैंड हॉल के अंदर एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई जो सीधा सभी मंत्रियों को उनके घुटनों से उठाकर पैरों पर ले आई। सभी मंत्री हैरान रह गए। उनकी नज़र ऊपर सिंहासन पर बैठे यिंगज़ैंग पर टिक गई। आंखों में श्रद्धा और भय दोनों साथ चमक रहे थे। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद, सभी मंत्रियों ने एक साथ कहा।
मैं और क्राउन प्रिंस कुछ दिनों से सिक्लूजन में थे। दरबार में कुछ विशेष घटना हुई क्या? महाराज, वेलियाओ आगे बढ़े और जोर से रिपोर्ट दी। उत्तर सीमा से एक संदेश आया है। तुआन किंगडम ने अपनी राजकुमारी को ग्रेट किन भेजा था। उसके सम्मान में हमने 1000 एलीट सैनिक एस्कॉर्ट के लिए भेजे, लेकिन किन की सीमा में पहुंचने से पहले ही उन पर कई हजार असैसिन्स ने हमला कर दिया, राजकुमारी को वापस छीनने के लिए। इस पर जनरल ली मू के अधीन हान शिन ने सेना का नेतृत्व करते हुए पलटवार किया। किन के सैनिकों की शक्ति से दुश्मन पूरी तरह मिटा दिए गए और कई जिंदा पकड़ लिए गए। पूछताछ के बाद पता चला कि इस मामले का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि तुआन किंगडम का ग्रैंड जनरल जिन फेंग था। ये मामला महाराज और क्राउन प्रिंस के निर्णय की प्रतीक्षा में है। ऐसा हुआ? यिंग ज़ेंग की भौहें सिकुड़ गईं। ग्रेट किन ने राजकुमारी को लाने के लिए सेना भेजी। ये एक सम्मान और शांति का संकेत था। और फिर तुआन ने जाल बिछाया। ये सीधा सीधा अथॉरिटी को चुनौती थी। जनरल ली मू ने भी अनुमति मांगी है। वेलियाओ ने आगे कहा, तुआन किंगडम ने ग्रेट किन की शान का अपमान किया है। उसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जनरल ली मू स्वयं सेना लेकर तुआन पर चढ़ाई करना चाहते हैं और उसे मिटा देना चाहते हैं ताकि किन की शक्ति दुनिया को दिखाई जा सके। यिंग ज़ेंग ने जाओ फेंग की तरफ देखा। फेंगर, तुम क्या कहते हो? तुआन किंगडम ने हमारी एस्कॉर्ट सेना पर हमला किया और हमारे निर्दोष सैनिक मारे गए। उन्हें कठोर दंड मिलना ही चाहिए। पिछले 2 सालों में जाओ फेंग के शासन के नीचे चीन पूरी तरह एकजुट हो चुका था। अंदरूनी स्थिरता के बाद बाहरी विस्तार हमेशा उसका लक्ष्य था, और ये घटना बिल्कुल सही मौका थी। जाओ फेंग तुरंत समझ गया। हान शिन ने जानबूझकर इस मौके को पकड़ा था ताकि तुआन पर चढ़ाई का बहाना मिल सके। अगर ऐसा है। यिंग ज़ेंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उन्होंने वेलियाओ की तरफ देखा। तुआन किंगडम को अब अस्तित्व में रहने की जरूरत नहीं। मेरा फरमान जारी करो। जनरल ली मू सेना लेकर तुआन का पूरी तरह विनाश करें। राज्य के नाश के बाद ली मू को सुप्रीम जनरल पद पर पदोन्नत किया जाए, और अगर गोरिया किंगडम तुआन ही मदद करने का साहस करे तो उन्हें भी मिटा दिया जाए। यिंग ज़ेंग की आवाज़ पूरे दरबार में गूंज उठी। महाराज बुद्धिमान है, क्राउन प्रिंस बुद्धिमान है। सभी मंत्रियों ने एक साथ नारा लगाया। ली मू को संदेश भेजो, जाओ फेंग ने आगे कहा। युद्ध शुरू होते ही अपनी मार्शल शक्ति छुपाने की जरूरत नहीं, पूरे बल से हमला करें। मैं चाहता हूं कि तुआन सबसे कम कैजुअल्टीज के साथ मिटा दिया जाए। आज्ञा का पालन होगा, वेलियाओ ने तुरंत उत्तर दिया। क्राउन प्रिंस, हान फे में सम्मान से पूछा, तुआन की राजकुमारी का क्या किया जाए? तुआन के विनाश के बाद उसे स्यानयांग वापस लाया जाएगा, जाओ फेंग ने शांत स्वर में कहा। समझ गया, हान फे ने सिर हिलाया। मंत्रियों, यिंग ज़ेंग ने सभा की तरफ देखा। इन कुछ दिनों के सिक्लूजन के दौरान क्राउन प्रिंस ने एक ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक तैयार की है जो उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनकी मार्शल टैलेंट कमज़ोर है, खासकर हमारे अधिकारियों के लिए। ये सुनते ही कई मंत्रियों की आंखें चमक उठीं। जाओ फेंग ने लगभग 1 साल पहले मार्शल कल्टीवेशन शुरू करवाई थी। दवाइयों के सहारे के बावजूद कम टैलेंट वालों के लिए प्रोग्रेस करना अब भी मुश्किल था, खासकर दरबार के मंत्री, ज़्यादातर 40-50 साल के हो चुके थे। उम्र ज़्यादा, एप्टीट्यूड कम और शरीर की बुनियाद पहले ही जम चुकी थी। बड़े स्तर तक मार्शल कल्टीवेशन लगभग असंभव। ग्रेट किन डायनेस्टी की स्थापना के बाद उन्हें राष्ट्र के भाग्य का सहारा मिला, लेकिन फिर भी उनकी मार्शल प्रगति धीमी रही। इसीलिए क्राउन प्रिंस ने ये नया रास्ता बनाया है, अधिकार का गठन। ये टेक्निक आत्मा को मजबूत करती है, राष्ट्र के भाग्य को अब्जॉर्ब करती है और ग्रेट किन की किस्मत का आशीर्वाद देती है। जितनी ज्यादा वफादारी और जितना ज्यादा योगदान, उतनी ही ज्यादा राष्ट्र के भाग्य की पहचान मिलेगी। राष्ट्र का भाग्य उनकी आत्मा को रिफाइन करेगा और उनके शरीर में समा जाएगा। राष्ट्र जितना शक्तिशाली होगा, वे भी उतने ही शक्तिशाली होंगे। अगर कोई पूरी तरह से राष्ट्र के भाग्य के साथ विलय हो जाए तो जब तक राष्ट्र जिंदा रहेगा वो भी नहीं मरेगा, बल्कि अमरता तक पा सकता है। यिंग ज़ेंग के शब्द पूरे हॉल में गूंज उठे। सभी मंत्री स्तंभ रह गए, आंखें चौड़ी, सांसें भारी और दिल में लालच और जुनून धधक उठा। हॉल बिल्कुल शांत हो गया, सिर्फ तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। यिंग ज़ेंग ने उनके चेहरे देखे और हल्की मुस्कान से कहा, क्या हुआ? क्या मेरे मंत्री इस टेक्निक को कल्टीवेट नहीं करना चाहते? उसकी आवाज़ बिजली की तरह गिरी। मंत्री तुरंत होश में आ गए। हम ग्रेट किन के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे। सारा दरबार एक साथ घुटनों पर गिर पड़ा। ये टेक्निक, जाओ फेंग ने आगे कहा, टैलेंट पर ज्यादा निर्भर नहीं करती, बल्कि ग्रेट किन के प्रति वफादारी और आपके पद पर निर्भर करती है।
पद जितना ऊंचा उतना ज्यादा राष्ट्र का भाग्य मिलता है, पद जितना नीचा भाग्य उतना ही कम। लेकिन जब तक ग्रेट किन समृद्ध होता रहेगा, राष्ट्र का भाग्य बढ़ता रहेगा और जो लोग इससे अपनी आत्मा को रिफाइन करते हैं वे भी और शक्तिशाली होते जाएंगे। पर अगर कभी ग्रेट किन गिर गया तो इस टेक्निक को कल्टीवेट करने वाले भी उसके साथ ही नष्ट हो जाएंगे। रही बात मार्शल कल्टीवेशन की, वो टैलेंट पर निर्भर करती है, पर उससे भी ज्यादा परिश्रम पर। अब जब ग्रेट किन का भाग्य स्थिर हो चुका है और ब्लैक बर्ड स्थापित हो गया है, भविष्य में मार्शल कल्टीवेशन पर भी राष्ट्र का भाग्य का आशीर्वाद होगा, ट्रेनिंग दुगनी गति से होगी। फिर जाओ फेंग की नज़र सभी मंत्रियों पर घूमी। लेकिन चाहे अधिकार का गठन हो या मार्शल कल्टीवेशन, चुनाव आपका है। मैं इस फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। चैप्टर 322 महाविस्तार वर्ल्ड ट्री। जाओ फेंग के शब्दों को सुनते ही दरबार के सभी मंत्री गहरी सोच में डूब गए, खासकर सिविल ऑफिशियल्स जो पहले ही उम्र के उस दौर में पहुंच चुके थे जहां मार्शल कल्टीवेशन लगभग असंभव थी। उनके लिए ये चॉइस सिर्फ नाम की थी। अगर आगे बढ़ना था तो उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। महाराज, राजकुमार, लोबुवई आगे बढ़े और जोर से बोले, ये वृद्ध मंत्री अधिकार का कर्तव्य चुनता है। मैं भी वही चुनता हूँ। मैं भी। एक के बाद एक कई मंत्री आगे आए और एक साथ अपना फैसला सुना दिया। जाओ फेंग ने शांत स्वर में कहा, मैं ये टेक्निक प्रदान करूंगा। ग्रेट क्वीन का हर अधिकारी अपने पद के अनुरूप तियानस्वेन मिरर के माध्यम से इस टेक्निक का इनहेरिटेंस पाएगा। चाहे मार्शल दाव हो या अधिकार का कर्तव्य, ग्रेट क्वीन के सभी अधिकारी अपनी मर्जी से चयन कर सकते हैं। फिर उसकी आवाज़ गंभीर हो गई, लेकिन भविष्य में ग्रेट क्वीन का रास्ता बिल्कुल अलग होगा। तियानस्वेन मिरर द्वारा प्रदान की गई मार्शल टेक्निक्स उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास ग्रेट क्वीन का राष्ट्रभाग्य नहीं है। जो भी बिना राष्ट्रभाग्य की इन टेक्निक्स को कल्टिवेट करने की कोशिश करेगा उसे ची डिविएशन होगा और मृत्यु निश्चित है। जाओ फेंग के शब्दों में चेतावनी छुपी हुई थी। ये कहकर उसने यिंग ज़ेंग की तरफ देखा। पिताजी? यिंग ज़ेंग ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में तेज चमक आ गई। साम्राज्यिक फरमान से तियानस्वेन मिरर द्वारा प्रदान की गई मार्शल टेक्निक्स उन लोगों द्वारा नहीं अपनाई जा सकती जिनके पास ग्रेट क्वीन का राष्ट्रभाग्य नहीं है। जो इस फरमान का उल्लंघन करेगा उसे ची डिविएशन होगा और मृत्यु मिलेगी। जैसे ही यिंग ज़ेंग ने राष्ट्रभाग्य की शक्ति को बुलाया, हवा में एक फरमान कढ़ने लगा, एक ऐसा फरमान जो शून्य से जन्मा था। अगले ही पल इंपीरियल सील ऑफ ट्रांसमिशन यिंग ज़ेंग के सामने हवा में तैरने लगा। उससे राष्ट्रभाग्य का भयंकर दबाव फैल रहा था, जैसे पूरा राज्य उस पर नजर जमाए हो। सील ने हवा में टिके फरमान पर जोर से मोहर लगा दी। स्वर्ग के आदेश से ये सदा के लिए स्थिर रहे। फरमान स्थापित हो गया। ये राष्ट्रभाग्य के अंदर लिख दिया गया। हवा से जन्मा साम्राज्यिक फरमान और इंपीरियल सील का आकाश में मोहर लगाना। महाराज की शक्ति अब देवताओं और इमॉर्टल्स जैसी हो चुकी है। मंत्री श्रद्धा से कांप उठे। महाराज बुद्धिमान है, राजकुमार बुद्धिमान है। अपने दिल के आश्चर्य को दबाते हुए सभी मंत्रियों ने प्रशंसा की। दरबार भंग कर दिया गया। अब जब ग्रेट क्वीन स्थिर है और प्रजा एक मन से जुड़ी हुई है, यिंग ज़ेंग ने कहा, हम अंततः विस्तार शुरू कर सकते हैं। फिर उसकी भौएं हल्की सी सिकुड़ गईं। लेकिन जो चूहे अंधेरों में छुपे बैठे हैं उन्हें पूरी तरह मिटाना मुश्किल है। अब वो सिर्फ चूहे ही हैं, गली के चूहे जिनसे सब घृणा करते हैं। जाओ फेंग मुस्कुराया। तियानस्वेन मिरर के विस्तृत प्रयोग के बाद उनके दिन और भी कठिन हो जाएंगे। फिर जाओ फेंग का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन क्या? यिंग ज़ेंग ने पूछा। इस बार ग्रेट क्वीन ने राष्ट्रभाग्य को एकत्र किया है, जाओ फेंग ने धीरे से कहा। शायद हमने कुछ औरों का ध्यान खींच लिया है। यिंग ज़ेंग तुरंत समझ गया। तुम्हारा मतलब इमॉर्टल्स? हाँ पिताजी। डिवाइन कॉन्टिनेंट के बाहर की दुनिया बेहद विशाल है और बिल्कुल भी सरल नहीं। सिर्फ डिवाइन कॉन्टिनेंट ही नहीं, पूरा मॉर्टल रेल्म, हत्ता कि अर्थली इमॉर्टल रेल्म भी इसी नियम पर चलता है। भविष्य में ग्रेट क्वीन को देवताओं, इमॉर्टल्स और बुद्धों से भी टकराना पड़ सकता है, पूरी दुनिया के दुश्मन। जाओ फेंग के शब्द भारी थे। क्या डिवाइन कॉन्टिनेंट में कोई वर्जित रहस्य छिपा है जो इमॉर्टल्स को क्रोधित करता है? यिंग ज़ेंग ने पूछा। जाओ फेंग हल्की हंसी हंसा। शायद। असल में सिर्फ 4 शब्द हैं, जंगल का कानून। फिर उसने पिताजी को देखा। पर चिंता न कीजिए, अभी डिवाइन कॉन्टिनेंट का राष्ट्रभाग्य उभर रहा है और ग्रेट क्वीन ने भी अपना भाग्य एकत्र कर लिया है। कुछ समय तक हमारे राज्य के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, इमॉर्टल्स भी प्रवेश नहीं कर सकते। यिंग ज़ेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो हमें राष्ट्रभाग्य की वृद्धि और मार्शल कल्टिवेशन दोनों को और तेज करना होगा।
सबसे पहले अकेडमीज में बेसिक मार्शल कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया जाए, प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को चुना जाए, उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाए। बाईयुए, टुआन और गोगुरिया पर विजय के बाद हम बेसिक कल्टीवेशन को अपनी पूरी प्रजा तक फैला देंगे, ज़ाओफेंग ने प्रस्ताव रखा। ये संभव है। इसके अलावा यिंगज़ेंग मुस्कुराया। अब हम ग्रेट क्वीन भर में स्पिरिचुअल राइस भी फैला सकते हैं। राष्ट्रभाग्य के साथ आप अब इस पर बंधन लगा सकते हैं, ज़ाओफेंग हंसा। स्पिरिचुअल राइस डिवाइन कॉन्टिनेंट के बाहर नहीं उग सकता, अब हमें इसके बीच बाहर जाने का डर नहीं। ये सुनते ही यिंगज़ेंग ने बिल्कुल देरी नहीं की। साम्राज्यिक फरमान से आज से हाई यील्ड स्पिरिचुअल राइस ग्रेट क्वीन के सभी क्षेत्रों में बांटा जाएगा, लेकिन सिर्फ ग्रेट क्वीन की प्रजा ही इसे उगा सकती है। अगर इसे राष्ट्रभाग्य के क्षेत्र से बाहर ले जाया गया तो ये मुरझा जाएगा और भूमि को बंजर कर देगा। इस फरमान को राष्ट्रभाग्य स्वयं लागू करेगा। यिंगज़ेंग की आवाज गगनभेदी थी। हवा में सुनहरे अक्षरों से लिखा फरमान प्रकट हुआ। फिर इंपीरियल सील ऑफ ट्रांसमिशन आसमान से उतरकर उस पर मोहर लगा गया। फरमान अंतिम हो गया। इसी समय श्यानयांग के बाहर यानकोट के अधीन सभी अनाज उत्पादन क्षेत्रों में एक रहस्यमयी शक्ति स्पिरिचुअल राइस के खेतों में समा गई। उनकी वृद्धि बंध गई। डिवाइन कॉन्टिनेंट के बाहर ग्रेट क्वीन के राष्ट्रभाग्य के दायरे से परे स्पिरिचुअल राइस अब न उग सकता था, न जीवित रह सकता था। यिंगज़ेंग का राष्ट्रभाग्य दाव, सम्राट का दाव, उसे लोगों की इच्छा से बने नियमों को वास्तविक शक्ति में बदलने देता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रेट क्वीन के राष्ट्रभाग्य ने ह्यूमन दाव का ढांचा बनाना शुरू कर दिया था। इन बंधनों के साथ यिंगज़ेंग हंसा। स्पिरिचुअल राइस सिर्फ ग्रेट क्वीन का होगा। अब हमारे राज्य को कभी भोजन की कमी नहीं होगी। हमारी प्रजा हमेशा पेट भर के खाएगी। भविष्य में जैसे जैसे ग्रेट क्वीन फैलाएगा और राष्ट्रभाग्य मजबूत होगा, स्पिरिचुअल राइस को हम अपनी सारी भूमि पर पूरी तरह से लागू कर देंगे। उसकी आंखों में भविष्य का एक उज्ज्वल दृश्य चमक रहा था। राष्ट्रभाग्य के प्रयोग अनंत हैं। ये ह्यूमन दाव के साथ मेल खाता है। ज़ाओफेंग मुस्कुराया। यही हमारा सहारा होगा इमॉर्टल्स का सामना करने में। यिंगज़ेंग ने सिर हिलाया। साम्राज्यिक फरमान से चैप्टर 322 अ ग्रेट बूम, द वर्ल्ड ट्री। ग्रेट किन के सभी अधिकारी, चाहे उनका पद बड़ा हो या छोटा, चाहे वे सिविल हों या मिलिट्री, जब तक वे ग्रेट किन की सेवा कर रहे हैं, उन सबको राष्ट्रीय भाग्य यानी नेशनल फॉर्चून का आशीर्वाद मिलेगा, जो उनकी कल्टीवेशन में मदद करेगा। जितना बड़ा पद उतना ज्यादा भाग्य का आशीर्वाद, और जितनी गहरी वफादारी ग्रेट किन के लिए होगी, उतनी ही मजबूत राष्ट्रीय शक्ति का सहारा मिलेगा। यिंगज़ेंग की आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। अब जब ग्रेट किन पूरी तरह स्थिर हो चुका है, तब प्रजा अपनी बसंत की फसल उगाना शुरू करेगी। हमारा साम्राज्य काफी समय से एक विशेष हाई यील्ड स्पिरिचुअल चावल उगा रहा है, जो हर मुंह से 50 दान यानी स्टोन तक उत्पादन करता है। आज तियनस्वन मिरर के माध्यम से इसे सभी प्रदेशों, कमांडरीज, काउंटीज और गांवों तक पहुंचाया जाएगा। इस दिन से आगे ग्रेट किम का हर नागरिक तियनस्वन मिरर के जरिए अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में बीज प्राप्त करेगा। इसके बाद मैं वचन देता हूँ, इस दुनिया के लोग कभी भूख की आपदा नहीं झेलेंगे। ग्रेट किन का डिवाइन कॉन्टिनेंट फले फूलेगा। यिंगज़ेंग ने शून्य आकाश की तरफ देखते हुए फिर से एक शाही फरमान जारी किया। जैसे ही उसकी आवाज थमी, राष्ट्रीय मुद्रा ने आकाश से नीचे दबाव बनाया। ये ग्रेट किन साम्राज्य के शासक का स्वर्णिम फरमान था। यहाँ शब्द ही कानून थे। ग्रेट किन की विशाल धरती दूर दूर तक फैली हुई थी, जहाँ उसके अधिकारी साम्राज्य के हर कोने का शासन कर रहे थे। जैसे ही फरमान घोषित हुआ, सियनयांग के ऊपर आकाश में एक रहस्यमयी काला पक्षी प्रकट हुआ। राष्ट्रीय भाग्य की किरणें स्वर्ग तक फैल गईं, चारों दिशाओं में फैल गईं। ग्रेट किन के हर प्रजा को राष्ट्रीय भाग्य का आशीर्वाद मिला। ये शक्ति उनके पद पर निर्भर थी, पर उससे भी ज्यादा उनकी वफादारी पर। जैसे ही राष्ट्रीय भाग्य नीचे उतरा, यिंगज़ेंग का फरमान इसी संबंध के जरिए फैल गया और ग्रेट किन के हर अधिकारी के कान तक पहुंच गया। हम आपके तुच्छ सेवक महाराज की दिव्य कृपा के लिए गहरा आभार व्यक्त करते हैं। हम आपके तुच्छ सेवक क्राउन प्रिंस की कृपा के लिए गहरा आभार व्यक्त करते हैं। अनंत संख्या में ग्रेट किन के अधिकारी एक साथ घुटनों पर बैठ गए, और अगले ही पल हर अधिकारी अपने शरीर पर राष्ट्रीय भाग्य की शक्ति को स्पष्ट महसूस कर सका। खासकर सेना में, जहां मार्शल कल्टीवेशन पहले से ही आम हो चुकी थी। राष्ट्रीय भाग्य का आशीर्वाद, मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूं,
मैं पोस्टनेटल रेल्म के 7th लेवल पर पहुंच रहा हूं। हा, मैं पोस्टनेटल रेल्म के पीक पर अटका था। आज मैं इन्नेट रेल्म में कदम रखूंगा। राष्ट्रीय भाग्य का अवतार, ये फर्स्ट एम्परर और क्राउन प्रिंस का आशीर्वाद है। इस मौके को जाया नहीं होने देना चाहिए। ग्रेट किन के अधिकारियों और एलीट योद्धाओं के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई। राष्ट्रीय भाग्य के अवतार के साथ साम्राज्य का प्रशासन और सेना, जहां मार्शल कल्टिवेशन पहले से ही मजबूत थी, एक ऐसे युग में प्रवेश कर गई जहां ब्रेक थ्रूज लगातार होने लगे। इसी दौरान आम प्रजा के बीच जैसे ही यिंग ज़ेंग का फरमान पहुंचा, 9 प्रदेशों के राज्यपालकों ने तुरंत इसे घोषित किया और उनके बाद 36 कमांडरों के शासकों ने। फर्स्ट एम्परर का फरमान, हमारी ग्रेट किन ने एक नई प्रकार की फसल तैयार की है जो हर मुंह 50 दान से अधिक उत्पादन करती है। ग्रेट किन का हर नागरिक हेवनली प्रोफाउंड मिरर के माध्यम से गांव के बुजुर्गों, काउंटी ऑफिसों और कमांडरी सरकारी दफ्तरों से बीज प्राप्त कर सकता है। पूरे ग्रेट किन में फरमान गूंज उठा, महाराज महान है, क्राउन प्रिंस महान है, हर मुंह 50 दान, ऐसी फसल तो सपने में भी नहीं सोची थी। अगर ये सच है तो मेरी फैमिली को कभी भूख की चिंता नहीं होगी। 6 मुंह जमीन से 300 दान, आधे टैक्स के बाद भी बहुत बचेगा। बिल्कुल, ये जरूर सच होगा। ग्रेट किन का प्रजा होना सच में एक वरदान है। जिंदगी सच में बेहतर होती जा रही है। सरकार ने जमीन बांटी और अब बीज भी दे रही है। ये सच में स्वर्ण युग है। ग्रेट किन अमर रहे, महाराज 10,000 वर्ष जिएं, क्राउन प्रिंस 10,000 वर्ष जिएं। पूरा साम्राज्य जय जयकार से गूंज उठा। अगर ग्रेट किन के एकीकरण से पहले कोई इतनी हाई यील्ड फसल की बात करता तो शायद ही कोई विश्वास करता, पर अब जब शाही फरमान आ चुका था तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रजा का ग्रेट किन दरबार पर पूरा भरोसा था। क्राउन प्रिंस का निवास, 13 4th टियर ट्रेजर चेस्ट्स और एक 5th टियर ट्रेजर चेस्ट। अगर किस्मत साथ दे तो डिवाइन वेपन्स, मैजिकल ट्रेजर्स या कल्टिवेशन टेक्निक्स मिल सकती हैं। जाओ फेंग की आंखों में चमक आ गई। सभी 4th टियर ट्रेजर चेस्ट्स खोलो, उसने बिना हिचकिचाहे कहा। सिस्टम की आवाज गूंजी। 13 4th टियर ट्रेजर चेस्ट्स खोले जा रहे हैं। प्राप्त हुआ डिवाइन ग्रेड हाई टियर मार्शल आर्ट गेल इवेजन टेक्निक, 10,000 सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, एक सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट वेन, इमॉर्टल ग्रेड हाई टियर प्रोटेक्टिव आर्मर, डिवाइन ग्रेड हाई टियर ग्रोथ मार्शल आर्ट हेवन इम्प्रिजनिंग फिंगर, पोस्टनेटल लो ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर 9 पेटल ब्लू लोटस, डिवाइन ग्रेड हाई टियर ग्रोथ स्पिरिचुअल फ्लेम ब्लड बर्निंग फ्लेम, 10 postnatal low-grade spiritual roots, heavenly peach trees, growth martial art, creation medical technique, another supreme grade spirit vein, postnatal high-grade spiritual treasure, soul-severing bell, 6th tier alchemist inheritance, divine grade high-tier cultivation technique, dragon elephant body refining art. एक पल में सभी 13 treasure chests खुल चुके थे। इन अमूल्य इनामों की भरमार ने जाओ फेंग को उत्साह से भर दिया। गेल इवेजन टेक्निक, डिवाइन ग्रेड हाई टियर, इससे मेरी गति कई गुना बढ़ जाएगी। अभी मैं एक कदम में 1000 फुट पार कर सकता हूँ। इस टेक्निक के साथ कौन जाने कितनी तेज हो जाऊंगा। हेवन इम्प्रिजनिंग फिंगर, ये टेक्निक मेरी कल्टिवेशन के साथ साथ और मजबूत होती जाएगी। ब्लड बर्निंग फ्लेम, एक और रहस्यमयी अग्नि, बिल्कुल मेरी नेदरवर्ल्ड फ्लेम जैसी। ये तो अमूल्य खजाना है। हेवनली पीच ट्रीज, लेजेंडरी स्पिरिचुअल रूट्स, ये कल्टिवेशन को निश्चित रूप से बढ़ा देंगे। कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे स्वर्गीय आड़ू चखने का मौका मिलेगा। क्रिएशन मेडिकल टेक्निक, ये हीलिंग बेस्ड टेक्निक होनी चाहिए। माँ और इंगर कॉम्बैट टाइप मार्शल आर्ट्स के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए ये उनके लिए बिल्कुल सही रहेगी। सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट वेन्स, मैं इन्हें अपनी मिनिएचर वर्ल्ड में स्थापित कर सकता हूं ताकि वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी और भी घनिष्ठ हो जाए। अगर कभी डीमन इन्फेंट्स या देवताओं जैसे शत्रुओं का सामना करना पड़ा तो ये छोटी दुनिया मेरी फैमिली का अंतिम शरण स्थल होगी। 6th टियर एल्केमिस्ट इनहेरिटेंस, बहुत बढ़िया। ग्रेट किन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, एल्केमिस्ट्स और आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स अनिवार्य होंगे। 9 पेटल ब्लू लोटस, एक डिफेंसिव स्पिरिचुअल ट्रेजर, चाहे पोस्टनेटल लो ग्रेड ही क्यों न हो, फिर भी ये बहुत कीमती है। सोल सेवरिंग बेल, पोस्टनेटल हाई ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर जो सीधा आत्मा पर प्रहार करता है, एक शानदार हथियार। जाओ फेंग ने गहरी सांस ली। ग्रेट किन का भविष्य और उसका अपना रास्ता दोनों ही अब पहले से कहीं ज्यादा चमकदार लग रहे थे। ड्रैगन एलिफेंट बॉडी रिफाइनिंग आर्ट,
ये क्या ड्रैगन एलिफेंट टेक्निक का अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है? जाओ फेंग की आंखें चमक उठी। अगर ऐसा है तो ये ग्रेट किन की एलीट मिलिट्री के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। जब मैं इन सब ट्रेजर्स और टेक्निक्स को रिफाइन कर लूंगा, मेरी ताकत सीधा अगले लेवल पर पहुंच जाएगी। 4th टियर ट्रेजर चेस्ट से मिले रिवॉर्ड से पूरी तरह संतुष्ट होकर जाओ फेंग ने अपनी नज़र आखिरी इनाम पर डाली, 5th टियर ट्रेजर चेस्ट। 5th टियर चेस्ट, अगर किस्मत साथ दे तो शायद एक इनेट स्पिरिचुअल ट्रेजर भी मिल जाए। बस आज मेरी किस्मत फट जाए, जाओ फेंग ने धीरे से कहा। ट्रेजर चेस्ट खोल दो। जाओ फेंग को अच्छी तरह पता था, जितना हाई टियर चेस्ट उतना ही ज्यादा असंभव इनाम मिलने का मौका। 4th टियर चेस्ट्स कम से कम हेवन ग्रेड गारंटी करते थे। 5th टियर चेस्ट्स का मिनिमम ही इमॉर्टल ग्रेड होता था, और अगर लक एक्सट्रीम हो तो ऊपर की कोई सीमा नहीं होती। पहले भी उसने एक मिनिएचर वर्ल्ड ड्रॉ किया था, चाहे वो डैमेज्ड ही क्यों ना हो, फिर भी वो अपने आप में एक अद्भुत और दुर्लभ खजाना था। ओपनिंग 5th टियर ट्रेजर चेस्ट। ऑब्टेन्ड इनेट स्पिरिचुअल रूट, वर्ल्ड ट्री का सैपलिंग। जैसे ही ये शब्द सामने आए, जाओ फेल की आंखें फैल गईं। उसके दिल में एक जबरदस्त जोश और उत्साह की लहर दौड़ गई। ये तो यकीन से परे है। इनेट स्पिरिचुअल रूट, और वो भी कोई आम नहीं, वर्ल्ड ट्री। जाओ फेंग अपने आप से ही मुरमुरा उठा। उसकी आवाज में बेपनाह खुशी थी। वर्ल्ड ट्री, ये एक दुनिया के विकास की चाबी है। भले ही ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लिए ना हो, पर उससे नीचे के सभी वर्ल्ड्स के लिए वर्ल्ड ट्री का मतलब था एंडलेस पोटेंशियल। जितना बड़ा पेड़ उतनी बड़ी दुनिया, और जैसे जैसे पेड़ ग्रो करता, दुनिया भी फैलती जाती। अब जब जाओ फेंग के पास पहले से ही एक स्मॉल वर्ल्ड था, वर्ल्ड ट्री का मिलना मतलब था कि उस दुनिया की कोई सीमा नहीं रही। भले ये अभी सिर्फ एक सैपलिंग हो, पर समय उसके पास था। इस ख्याल के साथ जाओ फेंग ने अपनी डिवाइन सेंस को अपने स्मॉल वर्ल्ड के अंदर भेज दिया। स्मॉल वर्ल्ड का विकास। काफी समय बीत चुका था। जो दुनिया कभी सिर्फ छोटी बस्तियों से भरी थी, अब वहां कई शहर उभर आए थे। पॉपुलेशन भी काफी बढ़ चुकी थी। शुरू में मुश्किल से 1 लाख लोग थे, अब लगभग 2 लाख हो चुके थे। इनमें से 30 से 40 हजार नए जन्मे बच्चे थे। स्मॉल वर्ल्ड में सब कुछ मेरिट बेस्ड सप्लाई सिस्टम पर चलता था। लोग बिना किसी चिंता के जीते थे, न जंग का डर, न भूख का। इसलिए पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी। कुछ ही सालों में ये संख्या 5 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती थी। जाओ फेंग इस सब से काफी प्रसन्न था। आखिर किसी भी दुनिया की असली नींव जीवन ही होता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, स्मॉल वर्ल्ड के जानवर भी बदलने लगे थे। घने स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रभाव से कई जंगली जानवर डिमोनिक बीस्ट्स में बदलने लगे। कुछ तो धीरे धीरे बुद्धि भी विकसित करने लगे थे। स्मॉल वर्ल्ड का शासक होने के नाते जाओ फेंग इन सब परिवर्तनों को पूरी तरह महसूस कर सकता था। इससे उसे शेंजो के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। वहां भी स्पिरिचुअल एनर्जी भरपूर थी, फिर भी वहां के जानवर सिर्फ आम जानवर ही रहे। डिमोनिक बीस्ट्स का नामो निशान नहीं। इसके पीछे जरूर कोई गहरा कारण छिपा होगा। वर्ल्ड ट्री का रोपण। स्मॉल वर्ल्ड के बिल्कुल बीच में स्पिरिचुअल स्प्रिंग के पास कई वर्मिलियन फ्रूट ट्रीज लगे हुए थे। वहीं पास में एक काला ड्रैगन अपना बसेरा बनाए बैठा था। उसका बड़ा सा शरीर काली स्केल से ढका हुआ था, और उससे एक भयानक दबाव निकल रहा था। हर दिन लोग उसे खाना देने आते थे, और काला ड्रैगन इस सेवा का पूरा आनंद लेता था। भले ही वो एक फिरोशियस बीस्ट हो, पर जाओ फेंग के वश में आने के बाद स्मॉल वर्ल्ड में काफी डिसिप्लिन्ड था। वर्ल्ड ट्री का सैपलिंग। इसे स्मॉल वर्ल्ड के बिल्कुल सेंटर में लगाना होगा। इस पेड़ के साथ मेरी स्मॉल वर्ल्ड का फ्यूचर बेहद विशाल हो जाएगा। उत्साह से भरा हुआ जाओ फेंग ने अपनी डिवाइन सेंस से हुक्म दिया। स्पिरिचुअल स्प्रिंग के पास जमीन हिलने लगी और एक गड्ढा बन गया। वर्ल्ड ट्री सैपलिंग को निकालो। उसके हुक्म के साथ ही वर्ल्ड लॉज की शक्ति बहने लगी। आधा आदमी ऊंचा एक छोटा सा सैपलिंग आसमान से उतरकर गड्ढे में आ गिरा। जैसे ही उसने जमीन को छुआ, मिट्टी ने उसे ढक लिया। वर्ल्ड ट्री सैपलिंग से सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसकी जड़ें तेजी से फैलने लगीं, गहराई में जाकर पूरे स्मॉल वर्ल्ड के कोने कोने तक पहुंच गईं। जैसे ही वर्ल्ड ट्री ने जड़ पकड़ी, स्मॉल वर्ल्ड की अनंत स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी तरफ बहने लगी। इसी पल वो 5 स्पिरिट पर्ल्स जो इतने समय से स्मॉल वर्ल्ड के साथ पूरी तरह मर्ज नहीं हो रहे थे, वर्ल्ड ट्री के चारों ओर घूमने लगे। उनके 5 तत्वों के नियम सैपलिंग की तरफ खींचे जा रहे थे। एक ही पल में
5 स्पिरिट पर्ल्स सीधा वर्ल्ड ट्री सैपलिंग में समा गए। पेड़ की हाइट अचानक बढ़ गई, 1 मीटर से ज्यादा हो गई। हरी भरी शाखाएं और पत्ते उगने लगे। एक असली दुनिया का जन्म। 5 स्पिरिट पर्ल्स वर्ल्ड ट्री के साथ मर्ज हो गए हैं। स्मॉल वर्ल्ड बदल रहा है। अब इसके पास 5 तत्वों के कानून की बुनियाद है। ये एक रियल वर्ल्ड का एम्ब्रियोनिक फॉर्म है। ज़ाओ फेंग उत्साह से कांप उठा और उसी पल वर्ल्ड ट्री के ऊपर एक सुनहरा हैलो प्रकट हुआ। सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, डिटेक्टेड एन एट्रीब्यूट फ्रैगमेंट, हेवनली दाओ अथॉरिटी, ब्लू। क्या आप इसे उठाना चाहते हैं? हेवनली दाओ अथॉरिटी। ज़ाओ फेंग की आंखों में तेज चमक आ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने 5 तत्वों से भरे हुए उस सुनहरे हैलो को देखा। वर्ल्ड ट्री सचमुच स्मॉल वर्ल्ड को एक नए स्तर पर ले जा रहा था। पिक इट अप। उसने एक पल की भी देरी नहीं की। अगर वो इसे नहीं लेता तो हेवनली दाओ लाइट व्हील स्मॉल वर्ल्ड के साथ पूरी तरह मर्ज हो जाता और शायद एक इंडिपेंडेंट हेवनली दाओ कॉन्शियसनेस जन्म ले लेता। पर ये उसकी दुनिया थी, उसका प्राइवेट डोमेन था। ज़ाओ फेंग यहाँ किसी स्वतंत्र हेवनली दाओ को जन्म नहीं देना चाहता था। हेवनली दाओ अथॉरिटी को अपने कब्जे में लेकर वर्ल्ड ट्री दुनिया के कानून संभालेगा, पर असल शासक वो खुद होगा। उसे अब हर छोटी बात मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सक्सेसफुली एक्वायर्ड हेवनली दाओ अथॉरिटी, ब्लू। एक गहरी कानूनी शक्ति ज़ाओ फेंग के शरीर में समा गई, उसकी आत्मा के साथ पूरी तरह मिल गई। साथ ही हेवनली दाओ अथॉरिटी के एट्रीब्यूट्स उसके सामने प्रकट हो गए। हेवनली दाओ अथॉरिटी, ब्लू। प्रभाव, एक दुनिया के हेवनली दाओ पर पूरा नियंत्रण। शक्ति, वर्ल्ड लॉस को मैनिपुलेट करना और वर्ल्ड लॉ एनर्जी से सुरक्षा। सोल इंटीग्रेशन, जब दुनिया अपना स्तर बढ़ाती है, आत्मा के साथ जुड़े व्यक्ति को अत्यधिक लाभ मिलता है। कंसीलमेंट, सोल इंटीग्रेशन के बाद व्यक्ति का ओरिजिन पूरी तरह छिप जाता है। न कोई प्रोफेसी, न कोई डिविनेशन उसे ढूंढ सकती है। ये सब देखकर ज़ाओ फेंग का उत्साह अपनी सीमा तक पहुंच गया था। चैप्टर 323, शूफू की वापसी, यिंगज़ेंग का प्रलयकारी क्रोध। जब ज़ाओ फेंग ने सक्सेसफुली एक्वायर की हुई एट्रीब्यूट एंट्री को देखा, उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। एक पूरी दुनिया के हेवनली दाओ की अथॉरिटी, पूरे एक रेल्म पर राज और दुनिया के नियमों पर पूरा नियंत्रण। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मेरी किस्मत को भी छुपा सकती है। कोई भी मेरी असल पहचान या ओरिजिन्स का अंदाज़ा तक नहीं लगा सकता। ब्लू ग्रेड अथॉरिटी, जैसे जैसे मेरी स्मॉल वर्ल्ड इवॉल्व होती रहेगी, ये अथॉरिटी भी और पावरफुल होती जाएगी और मुझे मिलने वाले फ़ायदे भी बढ़ते जाएंगे। हेवनली दाओ, ह्यूमन दाओ, अब बस अर्थ दाओ बाकी है। भले ही ये हेवनली दाओ उस दुनिया का नहीं जहां मैं रहता हूं, फिर भी ये बिल्कुल काफ़ी है। आने वाले समय में मौके ही मौके हैं। ज़ाओ फेंग का दिल उत्साह से भरा हुआ था। इसी वक्त स्मॉल वर्ल्ड के अंदर बदलाव अभी भी जारी थे। जैसे ही वर्ल्ड ट्री ने जड़ पकड़ी, 5 स्पिरिट ऑर्ब्स के सारे लॉज पूरी तरह दुनिया में समा गए। पूरी स्मॉल वर्ल्ड कांप उठी। जमीन हिलने लगी, आसमान थरथरा गया, वॉइड तक में कंपन महसूस होने लगी। दुनिया तेजी से एक्सपैंड होने लगी। पहले स्मॉल वर्ल्ड का साइज सिर्फ 5000 ली था। भले ही वहां रहने वाले लोग बाउंड्रीज ना देख सकते हों, पर ज़ाओ फेंग उनकी सीमाओं से भली भांति परिचित था। लेकिन अब जैसे जैसे आसमान और जमीन फैलने लगे, 5 एलिमेंट्स लॉ का प्रवाह शुरू हुआ। स्मॉल वर्ल्ड ने खुद से स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट करनी शुरू कर दी। दुनिया का विकास चल रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। अपना अपना काम जारी रखो। वर्ल्ड के कांपने से वहां के लोग घबरा गए थे। ज़ाओ फेंग ने तुरंत अपनी आवाज के जरिए सबको शांत किया। 5 एलिमेंट्स लॉ किसी भी दुनिया का बुनियादी ढांचा होता है। अब जब मेरे पास वर्ल्ड ट्री है, मुझे स्मॉल वर्ल्ड को खुद से हर पल देखभाल करने की जरूरत नहीं। इसे अपने आप इवॉल्व होने दो। ये असेंशन थोड़ा समय लेगा। अब मुझे खुद क्लोज डोर कल्टिवेशन में जाना चाहिए। ये सोचकर ज़ाओ फेंग ने अपनी डिवाइन सेंस वापस खींच ली। रीसेंट ट्रेजर चेस्ट से मिला भारी फॉर्च्यून ऐसे मौके को वो बर्बाद नहीं कर सकता था। चिन की उत्तर पूर्वी सीमा। हिज मैजेस्टी के आदेश से तुआन को मिटा दो। ग्रेट चिन के एलीट योद्धा, क्या तुम युद्ध के लिए तैयार हो? ली मू अपने घोड़े पर सवार, हाथ में बड़ा सा सेबर लिए बिजली की तरह गरजा। फेंग फेंग फेंग, ग्रेट विंड।
2 लाख चिन के एलीट सैनिकों ने एक साथ दहाड़ मारी। 2 साल से शांत रहने के बाद भी उनकी हत्या की भूख जरा भी कम नहीं हुई थी। तुआन को मिटा दो, मारो! एक गरज के साथ ली मू ने खुद सेना का नेतृत्व किया और तुआन पर चढ़ाई शुरू कर दी। उत्तर सीमा के 1 लाख कैवलरी उसके साथ थीं, जिनमें से कई उसके पुराने सैनिक थे। ये युद्ध सिर्फ ली मू का पहला युद्ध नहीं था। 2 साल की निष्क्रियता के बाद ये ग्रेट चिन के लिए उसका पहला युद्ध भी था। तुआन की सीमा पर राजकुमारी का अपहरण, चिन सेना का नुकसान और ये सच सामने आने के बाद कि सबके पीछे तुआन के महासेनापति जिन फेंग का हाथ था, पूरा तुआन देश दहशत में डूब गया। सीमा पर तैनात सेना सीधा बॉर्डर शहर में सिमट गई और शहर को पूरी ताकत से मजबूत कर दिया। बूम बूम बूम, धरती कांप उठी। चिन की कैवलरी आंधी की तरह दौड़ती हुई आई। तुआन के बॉर्डर शहर के बाहर 1 लाख काले आर्मर वाली चिन की कैवलरी पागलपन के साथ आगे बढ़ी। ग्रेट चिन ने दुनिया भर का कॉपर और आयरन अपने कब्जे में लेकर अपनी सेना के लिए दिव्य शस्त्र तैयार कर लिए थे। पिछले 2 सालों में चिन की सेना पूरी तरह बदल चुकी थी, खासकर कैवलरी। पहले के लंबे भालों की जगह अब हर सिपाही के हाथ में तीखा सेबर था, जो काटने और भोंकने दोनों में काबिल था। हर सैनिक की कमर पर 10 बोल्ट रिपीटिंग क्रॉसबो भी बंधा हुआ था। ये सब ग्रेट चिन के 2 साल के सुधार और सैनिक विकास का नतीजा था। चिन की सेना आ गई है, अब क्या करें? क्या हम उन्हें रोक भी पाएंगे? तुआन के बॉर्डर शहर के अंदर हर जनरल और सैनिक कांप रहा था। उनके लिए ग्रेट चिन सिर्फ एक शक्तिशाली देश नहीं था, वो एक असाधारण दैत्य था जो उनसे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। राजा का हुक्म है, शहर को किसी भी कीमत पर बचाना होगा, एक तुआन जनरल चिल्लाया। आर्चर्स, तैयार हो जाओ! डर के बावजूद तुआन के सैनिक मजबूरी में अपनी जगह संभाल गए। चिन का प्रलय। चिन सेना के सबसे आगे ली मू खुद चार्ज लीड कर रहा था। ग्रैंड मास्टर लेवल की शक्ति के साथ उसे किसी चीज का डर नहीं था। आर्चर्स, ली मू ने दहाड़ लगाई। चिन सेना की नीति सीधी थी, पहले तीर। 1 लाख चिन की कैवलरी ने एक साथ अपनी रिपीटिंग क्रॉसबोज उठाईं। अगले ही पल तीरों की बारिश शहर पर टूट पड़ी। अनगिनत तुआन सैनिक इस निरंतर हमले में ढेर हो गए। ली मू सीधा शहर के गेट तक पहुंचा। जैसे ही वो नजदीक आया, माउंटेन क्रशिंग फिस्ट, उसने अपना बायां हाथ उठाया, ट्रू एनर्जी को कंडेंस किया और कुछ मीटर दूर से ही मुक्का मारा। बूम! भयंकर एनर्जी वेव ने तुआन का शहर गेट टुकड़ों में तोड़ दिया। चार्ज! ली मू ने दहाड़ा। सेबर हाथ में लिए वो अपने घोड़े को आगे बढ़ाता गया, जैसे फसल काटने वाला दरंती चलाता है। एक ही वार में सेबर की एनर्जी कई मीटर तक सब कुछ चीर देती। चिन की कैवलरी समुद्र की लहरों की तरह शहर में घुस आई। हर सैनिक के हाथ में तेज सेबर और आंखों में खून। अब चिन सेना का हर सैनिक मार्शल कल्टिवेशन करता था। सबने ड्रैगन एलिफेंट आर्ट सीख रखी थी। जिनमें प्रतिभा कम थी, वो कम से कम पोस्टनेटल रेल्म के दूसरे या तीसरे स्टेज पर थे, और जो प्रतिभाशाली थे वो पहले ही 7वें या 8वें स्टेज तक पहुंच चुके थे। तुआन के लिए ये युद्ध नहीं था, ये विनाश था। पोस्टनेटल रेल्म में सिर्फ मार्शल आर्ट्स का एंट्री लेवल था, लेकिन अगर कोई वॉरियर ड्रैगन एलिफेंट आर्ट को पीक तक कल्टिवेट कर ले तो उसकी एक ही स्ट्राइक में 10,000 जिन से ज्यादा ताकत होती थी, यानी 5,000 किलो से भी ज्यादा। सोचो जरा, ऐसे किन कैवलरी सोल्जर का वार कितना भयानक होता होगा। चाहे उनकी तलवार हैवी आर्मर को सीधा काट ना पाए, लेकिन उस एक स्ट्राइक का इम्पैक्ट ही आर्मर्ड सोल्जर के अंदर के हड्डी पसली तोड़ देने के लिए काफी था। यही थी किन के एलीट वॉरियर्स की असली दहशत। किल! ये विदेशी बारबेरियंस किसी रहम के लायक नहीं है। जो भी हथियार उठाए उसे जिंदा मत छोड़ना। किल! ली मू की आवाज ठंडी और निर्दयी थी। इस खून खराबी में उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। यान कॉट के स्ट्रॉन्ग होल्ड में सालों तक बंद रहने के बाद फिर से बैटलफील्ड पर लौटना, ये नशा बन चुका था। ऊपर से ये युद्ध डिवाइन कॉन्टिनेंट के बाहर के विदेशियों के खिलाफ था, इसलिए ली मू के दिल में जरा भी झिझक नहीं थी। किल! किल! किन कैवलरी एक साथ गरज उठी। कोई रहम नहीं, कोई रुकावट नहीं। तुआन का पूरा बॉर्डर सिटी धीरे धीरे खून में डूबता चला गया। किन का प्रकोप आ चुका था। तुआन की राजधानी। रिपोर्ट। योर मैजेस्टी, बड़ी बुरी खबर है।
बॉर्डर सिटी किन आर्मी के हाथ गिर चुकी है। किन के सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हम उन्हें रोक नहीं पा रहे। ज्यादा से ज्यादा आधे महीने में वो राजधानी पहुंच जाएंगे। एक तुआन जनरल भागते हुए आया, चेहरा पूरा कांप रहा था। सिंहासन पर बैठे तुआन के राजा का चेहरा गुस्से और चिंता से भर गया। उसकी नज़र सीधी नीचे खड़े जिनफेंग पर जा टिकी, आंखों में भड़कती हुई आग। जनरल जिन, इस मोड़ पर भी तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है? राजा ने अपना क्रोध दबाते हुए पूछा। योर मैजेस्टी, मैं कसम खाता हूं, मैंने राजकुमारी का अपहरण नहीं करवाया, ना ही मैंने किन की सेना पर हमला करवाया। ये सब किन का झूठा आरोप है। जिनफेंग जोर से चिल्लाया, अपनी सफाई देते हुए। इस समय वो मान ही नहीं सकता था। जब तक वो इनकार करता रहे और कोर्ट में उसका प्रभाव बना रहे, तब तक राजा भी उसे छू तक नहीं सकता था। जिनफेंग का ये ढीठ इनकार देखकर राजा और भी गुस्से में आ गया, लेकिन फिलहाल उसके हाथ बंधे हुए थे। किन की सेना अतुलनीय है, अब हम क्या करें? उसने बाकी मंत्रियों से पूछा। योर मैजेस्टी, किन ने हमारे दूतों से मिलने से मना कर दिया है। वो सच में क्रोधित हैं। किन की सेना बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, हम उनका सामना नहीं कर सकते। इस स्थिति में सरेंडर ही एकमात्र रास्ता है। बिल्कुल सही योर मैजेस्टी, बॉर्डर सिटी पर हमने 1 लाख सैनिक तैनात किए थे, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। किन की सेना का नेतृत्व ली मू कर रहा है, वही ली मू जिसने कभी श्योंगनू को कुचल दिया था। ऐसे छोटे देश का किन से टकराना आत्महत्या है। जैसे ही सरेंडर की बात आई, कोर्ट के कई अधिकारी तुरंत उसके पक्ष में बोल पड़े। उनके लिए किन अविजयी था। अगर राजधानी जबरदस्ती ली गई तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। खुद से सरेंडर और जबरदस्ती के बीच जमीन आसमान का अंतर था। क्या सरेंडर के अलावा कोई और रास्ता नहीं? राजा तुआन का मन टूट चुका था। योर मैजेस्टी, अभी भी हमारे पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। तुआन और गौरियो एक ही वंश से हैं। हम गौरियों से मदद मांग सकते हैं, जिनफेंग ने घबराहट में कहा। उसे पता था, अगर सरेंडर हुआ तो किन उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अगर हम सरेंडर ना करें तो करें क्या? सामने लीमू और किन की अजय सेना है। 1 लाख सैनिकों का क्या फायदा? गौरियो, क्या वो वाकई मदद करने की हिम्मत करेगा? राजा ने भारी आवाज में कहा। उसके मन में फैसला पहले ही हो चुका था। योर मैजेस्टी, हम सरेंडर नहीं कर सकते, जिनफेंग फिर गिड़गिड़ाया। अगर हम अपनी प्रजा का नरसंहार नहीं चाहते तो सरेंडर ही एक रास्ता है। मैं आदेश देता हूं कि किन के जनरल के पास दूत भेजा जाए और सरेंडर की इच्छा जताई जाए। राजा ने गहरी सांस लेकर अपना फैसला सुना दिया। योर मैजेस्टी बुद्धिमान है, सब मंत्री एक साथ बोल पड़े। सिर्फ जिनफेंग का चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखों में अंधेरा छा गया था। सियानयांग महासभा। योर मैजेस्टी, जनरल ली मू ने विजय संदेश भेजा है। सिर्फ 5 दिन में हमारी सेना ने तुआन के 18 शहर जीत लिए हैं और 5 दिन में हम उनकी राजधानी पहुंच जाएंगे। लेकिन तुआन का राजा डर गया है। उसने सरेंडर की इच्छा के साथ दूत भेजे हैं। यूरियाओ आगे बढ़कर जोर से रिपोर्ट करता है। ये सुनकर यिंग ज़ेंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे कोई हैरानी नहीं थी। किन की शक्ति निर्विवाद थी। सिर्फ दुश्मन ही जानता था कि किन का सामना करना कितना भयानक होता है। ऐसी शक्ति के सामने कभी महान जाओ भी टिक नहीं पाता, फिर तुआन जैसे छोटे राज्य का तो सवाल ही क्या। यही थी किन की असली ताकत। अगर तुआन सरेंडर करना चाहता है तो उन्हें मौका दिया जाए। जनरल ली मू को आदेश दो, उनके सरेंडर को स्वीकार करें। लेकिन जो जनरल हमारी सेना पर घात लगाने का जिम्मेदार है, जिनफेंग, उसे तुआन का राजा खुद हमारे हवाले करे। उसके पूरे कुल का विनाश किया जाएगा। यिंग ज़ेंग की आवाज़ बर्फ से भी ठंडी थी। किन की मर्यादा को चुनौती देने का दाम चुकाना ही पड़ता है। योर मैजेस्टी, यूरियाओं की आंखों में चमक आ गई। कहो, यिंग ज़ेंग ने कहा। हमें जिनफेंग तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि किन उसके पूरे खानदान का विनाश करेगा। शानदार, लीसी मुस्कुराया। जिनफेंग का तुआन में अभी भी कुछ प्रभाव है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि उसका कुल नष्ट होने वाला है, वो जरूर भाग जाएगा। डोंगहू के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी है, वहां वो नहीं जाएगा। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, गौरियो। इस तरह किन को गौरियो पर चढ़ाई का पूरा बहाना मिल जाएगा। यिंग ज़ेंग ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मंजूर। मैं तुरंत जनरल ली मू को संदेश भिजवाता हूँ। तुआन और गौरियो दोनों मिलाकर लगभग 80 लाख की जनसंख्या है। इन लोगों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। यिंग ज़ेंग ने धीरे से सोचा। वो उन्हें अपनी हान प्रजा जैसा व्यवहार देने का कोई इरादा नहीं रखता था। उनके लिए एक और कठोर भविष्य तैयार था। आने वाला किन साम्राज्य सिर्फ हान लोगों के केंद्र में बनेगा। योर मैजेस्टी, लू बुवे ने गंभीर स्वर में कहा, हम बारबेरियंस को बारबेरियन से शासित करने की नीति भी अपना सकते हैं। ओ, यिंग ज़ेंग की आंखों में रुचि चमक उठी। चांसलर लू बुवे, तुम क्या सलाह देते हो? लू बुवे ने शांत स्वर में कहा,
जब तुआन का राजा सरेंडर कर चुका है तो हम उसे गद्दी पर रहने दे सकते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को बहुत हद तक कम कर दिया जाए। सिविल अफेयर्स वो संभाले, लेकिन मिलिट्री का पूरा कंट्रोल चिन के हाथ में रहे। सारी ट्रिब्यूट्स सीधी चिन को भेजी जाएं। फिर लू बुवे की आवाज़ और कठोर हो गई, और इन विदेशी जनजातियों के साथ बिल्कुल भी नरमी नहीं होनी चाहिए। योर मैजेस्टी ने हान प्रजा पर अपार कृपा दिखाई है, सिर्फ 10% कर लगाया है, लेकिन ये विदेशी लोग, इन पर 70 या फिर 80% तक टैक्स लगना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका कमर्शियल टैक्स भी बढ़ाया जाए। उन्हें अपनी सेना रखने की अनुमति बिल्कुल ना दी जाए। उनके युवा पुरुषों को चिन के महारास्तों और निर्माण कार्यों के लिए मजदूरी में लगाया जाए। जहां चिन के हान नागरिक सिर्फ 2 साल की बेगार सेवा देते हैं, वहीं इन विदेशियों को 5 साल सेवा करनी होगी। लू बुवे मुस्कुराते हुए चुप हो गया, जैसे अपनी बात सीधे दिल में उतार दी हो। ये सुनते ही यिंगज़ैंग की आंखें चमक उठीं। बेहतरीन, सच में बेहतरीन। बारबेरियंस को बारबेरियन से ही शासित करने की ये योजना अद्भुत है। इस तरह ग्रेट चिन को इन छोटे राज्यों पर राज करने के लिए बहुत ज्यादा लोग भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ सैनिक और कुछ मूल अधिकारी काफी होंगे। यिंगज़ैंग हंस पड़ा। प्राइम मिनिस्टर की सोच बहुत दूर तक जाती है। विदेशी जनजातियों को हुआक्शिया के लोगों जैसी कृपा नहीं दी जा सकती। आज तुआन है, कल गोरिये होगा। आगे चलकर और भी अनेक विदेशी राज्य होंगे। हम सब पर यही नीति लागू कर सकते हैं। उन्हें खुद राज करने दो और हम उनकी श्रम और संसाधन निकालते रहें। इसी बीच हान फी ने तुरंत कहा, और जैसे क्राउन प्रिंस ने पहले कहा था, भविष्य में ग्रेट चिन मार्शल कल्टीवेशन को बढ़ावा देगा। इन विदेशी जनजातियों को हमारी मार्शल कला सीखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही, यिंगज़ैंग ने सिर हिलाया। मार्शल कला ही ग्रेट चिन की शक्ति की जड़ है। हम कैसे विदेशियों को इससे छूने दे सकते हैं? फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया, मेरा आदेश पास किया जाए। इस दिन से आगे ग्रेट चिन के क्षेत्र के अंदर जो भी नॉन हुआक्शिया यानी विदेशी है, उसे मार्शल कल्टीवेशन करने की सख्त मनाही है। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करे तो राष्ट्र की किस्मत खुद चेतावनी देगी और उसे तुरंत मौत दी जाएगी। इस दिन से आगे जो भी व्यक्ति एम्पायर की नेशनल फॉर्च्यून में अपनी किस्मत समाहित नहीं करता, उसे भी चिन की मार्शल कला का अभ्यास करने की अनुमति नहीं होगी। अगर ऐसा किया गया तो मार्शल बैकलैश के कारण वही मर जाएगा। मेरा ये आदेश पूरे ग्रेट चिन में लागू होगा। यिंगज़ैंग के शब्द गिरते ही आकाश में एक दैवी ईडिक्ट प्रकट हुआ। इंपीरियल जेड सील की मोहर के साथ उस पर छाप लगी। अगले ही पल वो ईडिक्ट शून्य में विलीन हो गया और पूरे ग्रेट चिन क्षेत्र पर प्रभाव डालने लगा। ये राष्ट्र की किस्मत का आवाहन था, यानी मानव कानूनों की शक्ति को जगाने के लिए। यिंगज़ैंग का आदेश ही ग्रेट चिन के ह्यूमन डाउ का साक्षात रूप था। ये सब उस घटना से प्रेरित था जब स्प्रिट वैली राइस चिन की सीमा के बाहर उग ही नहीं पाया था। अगर चावल को रोका जा सकता है तो मार्शल कला को क्यों नहीं? विदेशियों को चिन की मार्शल कला सीखने की इजाजत नहीं मिल सकती। यिंगज़ैंग को डर था कहीं ऐसा न हो कि एक दिन ये विदेशी जनजातियां चिन के खिलाफ ही खड़ी हो जाएं। जो हमारी जात के नहीं होते, उनके दिल कभी एक जैसे नहीं होते। जहां तक बात थी उन हुआक्शिया लोगों की जिनकी किस्मत अभी तक नेशनल फॉर्च्यून में समाहित नहीं हुई थी, वो थे 6 किंगडम्स के अवशेष और उनके वंशज। उन्हें कैसे मार्शल कल्टीवेशन करने दिया जा सकता था? इन 2 आदेशों ने एक साथ 6 किंगडम्स के बचे हुए लोगों और विदेशी जनजातियों के लिए मार्शल कल्टीवेशन का रास्ता बंद कर दिया। ग्रेट चिन के अंदर अगर उन्होंने कल्टीवेशन की तो मौत निश्चित थी, और अगर वो ग्रेट चिन से बाहर गए, शायद कल्टीवेशन कर सकते थे। लेकिन जो मार्शल कला आम लोगों में फैली थी, वो सिर्फ बुनियादी टेक्निक्स थीं। उनमें कोई उच्च स्तर का रास्ता ही नहीं था। चाहे यिंगज़ैंग हो या ज़ाओ फेंग, दोनों ही उच्च स्तर की टेक्निक्स देने में बहुत सतर्क थे। सिर्फ सच्चे वफादारों को ही वो अधिकार मिलता था। योर मैजेस्टी बुद्धिमान है, सभी मंत्रियों ने एक साथ प्रशंसा की। इसी समय रेन शाओ दरबार में तेज कदमों से आया। रिपोर्ट, योर मैजेस्टी, डान पैलेस के पूर्व प्रमुख अक्षय फू वापस लौट आए हैं। वो इस समय सियान यांग के बाहर हैं, लेकिन तियान श्वान मिरर के बिना शहर में प्रवेश नहीं कर सकते। अक्षय फू, यिंगज़ैंग ने भौहें सिकोड़ी, फिर हंसी दबाते हुए कहा, तो आखिरकार वो लौट ही आया। मुझे लगा था कभी वापस नहीं आएगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें छिपी ठंडक सब महसूस कर सकते थे। उसे बुलाओ। यस, रेन शाओ तुरंत पलट गया। सियान यांग के बाहर शहर के सैनिकों को देखकर अक्षय फू के चेहरे पर हैरानी की एक लकीर उभरी आई। मैंने डिवाइन कॉन्टिनेंट सिर्फ 8 साल से कम समय के लिए छोड़ा था, फिर भी क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ बदल गया हो? ये तियान श्वान मिरर क्या है? और ये सैनिक, इनकी लाइफ ब्लड एनर्जी इतनी मजबूत क्यों है? ये तो आम आदमियों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली लगते हैं। अक्षय फू चुपचाप खड़ा रहा,
सैनिकों को देखता रहा। उसकी दृष्टि में उसके सामने खड़े हर एक सैनिक की लाइफ ब्लड आम आदमियों से कई गुना ज्यादा थी। अगर वो पंगलई में होते तो कब के निगल लिए जाते। क्या चिन के राजा ने सिर्फ डिवाइन कॉन्टिनेंट को एकजुट ही नहीं किया, क्या उसने कुछ और भी किया है इन सालों में? अक्षय फू का मन शंका से भर गया। सिर्फ 8 साल में पूरा डिवाइन कॉन्टिनेंट जैसे पहचान में ही नहीं आ रहा था। सियानयांग तो बिल्कुल ही बदल गया था। इसी पल रेन श्याओ घोड़े पर बाहर आया। कमांडर रेन श्याओ, काफी समय बाद मुलाकात हो रही है। अक्षय फू ने तुरंत हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा। महल में रसायन बनाने के कारण अक्षय फू रेन श्याओ को पहचानता था। हिज मैजेस्टी का आदेश है, रेन श्याओ ने ठंडी नजर से देखते हुए कहा। अक्षय फू, तुम्हें दरबार में हाजिरी के लिए बुलाया गया है। चलिए। कुछ इंपीरियल गार्ड्स अक्षय फू के पीछे आ खड़े हुए। उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी कैदी को ले जा रहे हों। रेन श्याओ का व्यवहार इतना बदला हुआ क्यों लग रहा है? पहले वो निरपेक्ष था, लेकिन कभी इतना कठोर नहीं। क्या महल में कुछ हुआ है? अक्षय फू के दिल में तेज अशांति उठने लगी। लेकिन अब जब वो लौट चुका था और जब बुलावा आ ही गया था, तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसके लौटते ही ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म और अंडरवर्ल्ड कोर्ट दोनों सक्रिय हो चुके थे, अंधेरों में निगाह रखे हुए थे। अगर अक्षय फू भागने का जरा सा भी संकेत देता, तुरंत कार्रवाई होती। ये आदमी अजीब है, यिंग बू ने धीरे से कहा। इसके अंदर कल्टीवेटर जैसी एनर्जी है, लेकिन ये मार्शल कल्टीवेशन नहीं लगती। तुम ग्रैंड मास्टर रैंक में हो, इसलिए तुम देख पा रहे हो। मैं अभी मास्टर रैंक में ही हूँ, इसलिए मुझे स्पष्ट महसूस नहीं हो रहा। अक्षय फू, यिंग बू की आवाज गंभीर हो गई। क्राउन प्रिंस ने पहले ही कहा था कि जब ये आदमी वापस आए तो इस पर कठोर निगरानी रखी जाए। इसे शहर छोड़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। इसके पास डिवाइन कॉन्टिनेंट के गहरे राज हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? दुनरॉ ने पूछा, यिंग बू की तरफ देखते हुए। चैप्टर 324 शूफू की घबराहट, यिंगजेंग का गोल्डन डिक्री प्रभाव में कारण और परिणाम। लेकिन भले ही शूफू के पास थोड़ी बहुत कल्टीवेशन थी, फिर भी वो यिंगबू और दुनरो की मौजूदगी महसूस नहीं कर सका। उसके पीछे जो सेलेस्टियल एनवॉय था, उसने उसे ज्यादा शक्ति या सुरक्षा प्रदान नहीं की थी। इंपीरियल गार्ड्स की एस्कॉट, या शायद कहना चाहिए उनकी सख्त निगरानी में, शूफू शहर के अंदर दाखिल हुआ। एक शाही रथ में बैठकर रेन श्याओ उसके साथ था। कमांडर रेन, शूफू ने मुस्कुराते हुए कहा, लगभग 8 साल बाद मैं सियानयांग लौटा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शहर इतना बदल चुका होगा। ये तो पहले से भी ज्यादा समृद्ध हो गया है। रेन श्याओ शांत रहा और सिर्फ हल्का सा सिर हिला दिया। सियानयांग दुनिया का केंद्र है, समृद्धि तो स्वाभाविक है। क्या इन सालों में कोई बड़ी घटना हुई है? शूफू ने धीरे से पूछा। मैंने देखा है कि सेना में काफी बदलाव आया है। यहाँ के सैनिक पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली और ऊर्जा से भरे हुए लगते हैं। बात करते हुए शूफू का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन वो असल में तौल रहा था। शहर के द्वार पर खड़े सैनिकों की लाइफ ब्लड एनर्जी बेहद तेज थी। रेन श्याओ खुद और आसपास के इंपीरियल गार्ड्स सभी से मजबूत ऑरा निकल रहा था। ये सब देखकर शूफू का मन उलझ गया। रेन श्याओ ने उसकी तरफ देखा और लापरवाही से बोला, जब तुम हिज मैजेस्टी से मिलोगे सब समझ जाओगे। फिर अचानक उसने उल्टा सवाल दाग दिया, वैसे शू शौजुन, इतने सालों से तुम गए कहाँ थे? शौजुन एक सम्मान सूची उपाधि, प्रमुख, वेनरेबल। हिज मैजेस्टी अमरता की कामना रखते हैं, तो मैं उनके लिए अमर एलिक्सिर ढूंढने निकला था। मैंने इन सालों में समुद्रों के पार खोज की है। शूफू के दिमाग में ये जवाब बिल्कुल बेदाग था। अमरता, यही तो वो कार्य था जिसके लिए उसे सियानयांग से भेजा गया था, और उस वक्त यिंगजेंग ने खुद इससे अनुमति दी थी। कभी शूफू किन के राजा का सबसे विश्वस्त व्यक्ति हुआ करता था। रेन श्याओ ने बाहर से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन हंसी उड़ा रहा था। अमर एलिक्सिर, इतनी हिम्मत! अगर हिज मैजेस्टी का आदेश ना होता तो मैं इस धोखेबाज को अभी जेल में फेंक देता। जो जहर ये दवा के नाम पर देता था, अगर क्राउन प्रिंस ना होते तो हिज मैजेस्टी कब के मर चुके होते। तो शू शौजुन, रेन श्याओ ने निष्पक्ष स्वर में पूछा, क्या तुम्हें अमर एलिक्सिर मिल गया? अभी तक असली अमर एलिक्सिर नहीं मिला, लेकिन मैंने एक ऐसी दवा ढूंढ ली है जो आयु को 100 साल बढ़ा सकती है। अगर हिज मैजेस्टी इसे ग्रहण करें तो उनका जीवन शताब्दी भर बढ़ सकता है। उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था। उसे पूरा भरोसा था कि इसी लॉन्ग लाइफ मेडिसिन के बल पर वो फिर से यिंगजेंग का विश्वास जीत लेगा। दवा सच में काम करती है या नहीं, इस बात की उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके हिसाब से किन सम्राट उसकी बात पर जरूर विश्वास करेगा। आखिर शेंजू के लोगों की नज़र में उसकी कला तो देवताओं जैसी थी। 100 साल? रेन श्याओ ने हैरानी का नाटक किया।
तो शौजुन ने सच में ग्रेट किन के लिए बड़ा योगदान दिया है। अंदर ही अंदर वो हंसी दबा रहा था। ये सब हिज मैजेस्टी की कृपा से है, शूफू ने गंभीरता से कहा। जब तक हिज मैजेस्टी मुझ पर भरोसा रखते हैं, मैं एक दिन निश्चित ही असली अमर एलिक्सर ढूंढ लाऊंगा। शू शौजुन, रेनशाओ ने धीरे से कहा। अब शेंजू पूरी तरह से एकजुट हो चुका है। हुआशिया के लोग एक हो चुके हैं। हिज मैजेस्टी को अब किंग ऑफ किन नहीं बल्कि फर्स्ट एम्परर कहा जाता है। क्या तुम्हें वापस आते वक्त इसकी कोई जानकारी नहीं मिली? कमांडर रेन, शूफू ने जल्दी से सफाई दी। इस बार मेरी भक्ति से देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से मुझे सीधा स्यान्यांग भेज दिया, इसलिए मैं अन्य क्षेत्रों से होकर नहीं आया। ये बात झूठ नहीं थी। अगर शूफू समुद्र के रास्ते किन लौटा होता तो उसे साम्राज्य के बदलाव का अंदाजा हो जाता, लेकिन वो सीधा स्यान्यांग के क्षेत्र में पहुंचा था और शहर के गेट पर ही रोक लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास कोई त्यानख्वेंग मिरर नहीं था। उस वक्त से ही वो हैरान था, ये सब क्या हो रहा है। तुम किन से बहुत समय तक दूर रहे, रेनशाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसलिए इतने बदलाव तुम्हें अजीब लग रहे हैं, लेकिन जल्दी ही तुम सब समझ जाओगे। शूफू का दिल और भी अशांत हो गया। कमांडर रेन, उसने पूछा, ये त्यानख्वेंग मिरर आखिर है क्या? इसके बिना शहर में प्रवेश मना क्यों है? त्यानख्वेंग मिरर, रेनशाओ ने सीधा जवाब दिया, किन नागरिकों की पहचान है। इसके बिना शहर में एंट्री नहीं मिलती। ये तो अजीब है, शूफू ने भौहे से कोड़ ली। पहले तो हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन होता था, फिर इसे मिरर क्यों कहा जाता है? रेनशाओ ने आगे समझाने की जहमत नहीं उठाई। इंपीरियल गार्ड्स की निगरानी में रथ जल्दी ही महल के द्वार पर पहुंचा। तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं है? रेनशाओ ने महल के गेट पर पूछा। बिल्कुल नहीं, शूफू मुस्कुराया। उसने हाथ फैला दिए ताकि तलाशी ली जा सके। रेनशाओ ने इशारा किया। 2 इंपीरियल गार्ड्स आगे बढ़े और शूफू की पूरी जांच की। कोई हथियार नहीं मिला। हाँ, शूफू मन ही मन हंसा। तुम जैसे साधारण लोग क्या जानो स्पेशल स्टोरेज आर्टिफैक्ट क्या होता है। लेकिन अगर रेनशाओ को उसके विचार पता होते तो वो भी हंसी उड़ाता। क्राउन प्रिंस ने किन लोगों को जो त्यानख्वेंग मिरर दिया था, उसकी शक्ति सिर्फ पहचान तक सीमित नहीं थी। किन अधिकारियों के लिए उसके और भी ज्यादा फायदे थे। इससे न सिर्फ कल्टीवेशन के लिए एक विशेष ट्रेनिंग स्पेस मिलता था, बल्कि हर व्यक्ति के पास अपना पर्सनल स्टोरेज स्पेस भी होता था। पद जितना ऊंचा, स्टोरेज उतनी बड़ी। जैसे इंपीरियल गार्ड्स के कमांडर होने के नाते रेनशाओ के पास 500 क्यूबिक फीट का स्टोरेज था। यहाँ तक कि सबसे निम्न स्तर के किन रुइशी के पास भी 1 क्यूबिक फीट का स्पेस होता था। हाँ, त्यानख्वेंग मिरर बेहद शक्तिशाली था, लेकिन इतने सारे स्टोरेज स्पेसेस को चलाने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए थी। अगर स्पिरिट स्टोन माइंस की खोज ना होती तो ये सब संभव नहीं होता। क्या भविष्य में हर किन नागरिक को ये सुविधा मिलेगी? ये सब उनके योगदान पर निर्भर करता था। ये व्यवस्था धीरे धीरे लागू होनी थी। रिपोर्ट टू हिज मैजेस्टी, शूफू आ चुका है, दरबार के बाहर उपस्थित है, रेनशाओ ने जोर से घोषणा की। ये सुनते ही यिंग ज़ेंग का चेहरा शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में हत्या इच्छा चमक उठी। शूफू, उस समय सभी कोर्ट एल्केमिस्ट्स को मार दिया गया था, सिर्फ शूफू ही बच निकला था। कभी यिंग ज़ेंग ने उस पर अंधा विश्वास किया था, लेकिन अगर उसके पुत्र ने बीच में दखल ना किया होता, अगर वो उन जहरीले एलिक्सर्स को लेता रहता, तो शायद आज वो जिंदा भी ना होता। जब यिंग ज़ेंग ने कल्टीवेशन का रास्ता अपनाया और सियांतियन रेल्म में प्रवेश किया, उसके 8 अद्भुत मेरिडियंस खुल गए और सारा जहर शरीर से बाहर निकल गया। तब जाकर उसे समझ आया कि कितने सालों तक वो उन श्रापित दवाओं से धीरे धीरे जहर खा रहा था। उसे बुलाओ। यिंग ज़ेंग की आवाज़ गंभीर और कठोर थी। यस योर मैजेस्टी। आदेश मिलते ही शूफू ने अपने वस्त्रों को सुधारा, सीधा खड़ा हुआ और गर्व से दरबार में प्रवेश किया। वो अभी भी यिंग ज़ेंग की आंखों में छुपे कत्ल के इरादे से अनजान था, ना ही उसे ये पता था कि उसके शिष्यों का क्या अंजाम हो चुका है। तुम्हारा दास शूफू, उसने झुककर कहा, फर्स्ट एम्परर को प्रणाम करता हूँ। जैसे ही वो दरबार में आया, सभी मंत्रियों की नज़र उस पर टिक गई। उनकी आंखों में अजीब से भाव थे। शूफू ने उन नज़रों को महसूस किया, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। पूरे 8 साल बीत गए। यिंग ज़ेंग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम कहाँ थे? सूफू का दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभाल लिया। योर मैजेस्टी, उसने झुककर कहा, मैं आपके लिए अमरता का एलिक्सिर ढूंढने ही गया था। एंड डिड यू फाइंड इट? यिंग ज़ेंग ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। अमरता का एलिक्सिर सिर्फ कथाओं और देवताओं की दुनिया में होता है। सूफू ने गंभीरता से कहा, वो देवलोक की वस्तु है।
लेकिन उसने आवाज बढ़ाते हुए कहा, भले ही मैं अमरता का एलिक्सिर न ढूंढ सका, पर मुझे एक अमर देवता, एक सच्चा सेलेस्टियल बीइंग जरूर मिला। मैंने उनसे लंबे समय तक विनती की और अंत में उन्होंने मुझे एक पवित्र दवा प्रदान की। ये अमरता का एलिक्सिर नहीं है, लेकिन ये 100 साल तक आयु बढ़ा सकती है। आज मैं इसे योर मैजेस्टी को अर्पित करता हूँ। पूरे सम्मान के साथ सू फू ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, सिर्फ एक सोच के साथ, वूश। उसके हाथ की हथेली पर एक चीनी मिट्टी की बोतल प्रकट हो गई। अपनी स्टोरेज रिंग से गोली निकालते हुए सू फू के चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ गई। इस तरह हवा से वस्तु प्रकट करना, अब पूरा दरबार तो दंग रही जाएगा। उसे पूरा विश्वास था कि ये दृश्य देखकर सब लोग हैरान रह जाएंगे, लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत दरबार बिल्कुल शांत रहा। कोई हल्ला नहीं, कोई चीख नहीं, कोई हैरानी नहीं। सभी मंत्री बस शांत नजरों से उससे देख रहे थे, जैसे ये सब बिल्कुल भी अजीब न हो। ये क्या हो रहा है? सू फू का मन घबरा गया। ये सब मेरी शक्ति देखकर हैरान क्यों नहीं हुए? मेरी ये कला तो साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। सू फू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका शो पूरी तरह फेल हो चुका है। लेकिन दरबार के मंत्रियों के मन में इस दृश्य के बाद सिर्फ एक ही भावना और गहरी हो गई, संदेह। इस आदमी के शरीर में मार्शल की का कोई निशान नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक अजीब सी शक्ति है, मार्शल आर्ट से बिल्कुल अलग। इसके शरीर से खून और हत्या की गंदी और आ रही है, बहुत ही अशुभ। ये निश्चित रूप से किसी स्टोरेज ट्रेजर का उपयोग कर रहा है। ये आदमी शुरू से ही संदेहजनक था। पहले भी क्राउन प्रिंस ने हिज मैजेस्टी को चेतावनी दी थी कि ये जो अमर गोलियां कहता था असल में जहर थीं। वो सारी दवाएं इसी आदमी ने बनाई थीं, साफ तौर पर सम्राट को जहर देने का प्रयास। और अब ये वापस आया है, जरूर कोई गहरी चाल है। मंत्री एक दूसरे की तरफ ठंडी नजरों से देखने लगे। उधर सू फू और भी उलझन में पड़ गया। यिंग ज़ैंग बिल्कुल प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा? अभी मैंने कहा कि ये दवा उसकी आयु 100 साल बढ़ा सकती है। सिंहासन पर बैठे यिंग ज़ैंग का चेहरा बिल्कुल शांत था, उसके भाव बिल्कुल नहीं बदले। ये देखकर सू फू का दिल और तेज धड़कने लगा। योर मैजेस्टी, सू फू ने जल्दी से कहा, ये पवित्र दवा आपकी आयु 100 साल बढ़ा सकती है। इसके अलावा मैंने देवताओं से अमरता के एलिक्सिर के लिए भी विनती की है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है। बस शर्त ये है कि आप उन्हें 5000 लड़के और 5000 लड़कियां अर्पित करें, तब वो आपको अमरता का एलिक्सिर देंगे, जिससे आप सदा के लिए दुनिया पर शासन कर सकेंगे। सू फू का स्वर भरपूर विश्वास से भरा था। उसे पूरा यकीन था, जो यिंग ज़ैंग कभी अमरता के पीछे पागल था, वो इस प्रस्ताव को कभी नहीं ठुकरा सकता। अच्छा, आखिरकार यिंग ज़ैंग ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ शांत थी, बिल्कुल ठंडी। ऑफ कोर्स, उसने हिचकिचाते हुए कहा। यिंग ज़ैंग ने धीरे से कहा, तो फिर मैं तुम्हें इस आयुवर्धक पवित्र दवा को ग्रहण करने की अनुमति देता हूं। तुम इसे खुद लो। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं और सीधा सू फू पर टिक गईं। ये सुनते ही सू फू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। योर मैजेस्टी, उसने घबराकर कहा, ये पवित्र दवा देवताओं ने आपके लिए दी है। मैं इसे खुद कैसे ले सकता हूँ? अगर अमरता का एलिक्सिर सच में मिलने वाला है, तो मुझे इस छोटी सी आयुवर्धक दवा की क्या ज़रूरत? यिंग ज़ैंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी नज़र में व्यंग्य और मनोरंजन था। ये सू फू के हाथ पसीने से भीग गए। उसका दिमाग घूमने लगा। वो अच्छी तरह जानता था कि ये सो कॉल्ड लाइफ एक्सटेंडिंग पिल असल में सिर्फ एक और धोखा थी, बिल्कुल पहले वाली अमर गोलियों जैसी। इसमें भयंकर जहर मिला हुआ था। पीने के बाद शुरू में शरीर को अनोखी सुखद अनुभूति होती। इंसान सोचता ये सच में देवताओं की दवा है, लेकिन 1-2 साल के अंदर जहर अपना असली रूप दिखाता और मौत निश्चित होती। अब चिन पर राष्ट्रीय भाग्य जमा हो चुका था। पूरे हुआक्शिया का फॉर्चून अब एक जगह केंद्रित था। यहाँ तक कि ऊपर के देवता भी पूरी तरह भविष्य नहीं देख पा रहे थे।
इसलिए पेंगलाई के सो कॉल्ड सेलेस्टियल एनवॉयस को आकाश से आदेश मिला था कि चिन के सम्राट को जल्दी मारना होगा। सूफू बस एक मोहरा था और अमरता का एलिक्सिर सिर्फ एक बहाना था 10,000 बच्चों का अपहरण करने का। योर मैजेस्टी, सूफू ने गहरी झुककर कहा, अमरता का एलिक्सिर पेंगलाई में है। अगर मैं बच्चों को वहां ले भी जाऊं तो मुझे वापस आने में कई साल लगेंगे। अगर आप अभी ये आयुवर्धक दवा ले लें तो आप हर बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, और जब आप अमरता का एलिक्सिर लेंगे तब आप सच में अमर बन जाएंगे। उसने पूरी कोशिश की यिंग ज़ैंग को मनाने की, लेकिन यिंग ज़ैंग की आंखों में सिर्फ हंसी थी। मैं अभी जवान हूं, मुझे किसी आयुवर्धक दवा की जरूरत नहीं। अब मैं आदेश देता हूं, तुम इस पवित्र दवा को खुद लो। अगर तुमने मना किया तो इसका मतलब है तुम मेरी कृपा का अपमान कर रहे हो, और मैं ऐसे विश्वासघात को कभी माफ नहीं करता। उसकी आवाज में सम्राट की निर्णायक अधिकार गूंज रहा था। उस पल सूफू पूरी तरह से घबरा गया। ये उसके हाथ कांप रहे थे और बोतल मजबूती से पकड़ी हुई थी। उसे पता था, उसे जो काम दिया गया था वो सिर्फ दवा पिलाना ही नहीं था, उसे 10,000 लड़के लड़कियां भी ले जाने थे। अगर यिंग ज़ैंग तुरंत भी आदेश देता तो उन्हें इकट्ठा करने में महीने लग जाते। फिर जहाज बनाना, उसमें और समय, और पेंगलाई तक का सफ़र, कम से कम 1 साल, शायद उससे भी ज्यादा। और अब सब कुछ बिगड़ने वाला था। पेंगलाई तक का सफ़र कम से कम 1 साल, शायद उससे भी ज्यादा लगता। अगर वो गोली अभी ले लेता, सूफू को खुद भी यकीन नहीं था कि वो जिंदा रह पाएगा या नहीं, तब तक जब तक उस सो कॉल्ड सेलेस्टियल एनवॉय को दोबारा देख पाए। अब क्या करूं? तुम मेरी कृपा को ठुकरा रहे हो? यिंग ज़ैंग की भौएं सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर साफ क्रोध था। पूरे दरबार की नज़रें एक साथ सूफू पर टिक गईं, हर एक नज़र असंताप और नाराज़गी से भरी हुई थी। ज्यादातर मंत्री पहले ही समझ चुके थे, सूफू के इरादे साफ नहीं थे और ये सो कॉल्ड एलिक्सिर जरूर कुछ गड़बड़ था। इस पल उन्हें बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था, सम्राट बस सूफू के साथ खेल रहा था। योर मैजेस्टी, मैं सूफू लड़खड़ा गया, पूरी तरह से घबरा चुका था। अगर तुम खुद लेने से मना करते हो, यिंग ज़ैंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। फिर उसकी आवाज़ अचानक कठोर हो गई, मेरे आदेश से। सूफू ने एलिक्सिर अर्पित करने का योगदान दिया है, इसलिए मैं उसे तुरंत इसे ग्रहण करने का सम्मान देता हूं। जैसे ही ये शब्द गिरे, आसमान में एक काली चिड़िया का भूत धीरे धीरे प्रकट हो गया। राष्ट्रभाग्य जाग उठा, मानव धर्म के नियम सक्रिय हो गए। उस पल सूफू को महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य कानून ने उसके शरीर को बांध लिया हो। एलिक्सिर पकड़ने वाला हाथ अपनी मर्जी से हिलने लगा। बॉटल पीछे खींची गई और धीरे से खुल गई। ये क्या हो रहा है? मैं अपने हाथ को क्यों नहीं रोक पा रहा? ये कैसे मुमकिन है? यिंग ज़ैंग ये सब कैसे कर रहा है? सूफू का डर अब दहशत में बदल चुका था। उसे एहसास हो गया उसका शरीर अब उसके नियंत्रण में ही नहीं था। वो सिर्फ देख सकता था, जैसे एक गोली बाहर निकली और उसके मुंह की तरफ बढ़ने लगी। उसने पूरी ताकत से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बेकार। अंत में ग्लूप, गोली उसके गले से नीचे उतर गई। सिर्फ तब सूफू को अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण महसूस हुआ। योर मैजेस्टी, ये आपने मेरे साथ क्या किया? वो डरा हुआ यिंग ज़ैंग की तरफ देख रहा था। उस छोटे से पल के लिए वो पूरी तरह से डोरियों पर नाचते कठपुतली बन चुका था। ऐसी शक्ति ये तो उस अमृत द्वीप के देवताओं के पास भी नहीं थी। क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? यिंग ज़ैंग की नज़र और तेज हो गई। अगले ही पल शाही रक्षक दरबार में दौड़ आए। उनकी आंखों में सिर्फ हत्या की इच्छा थी और उनकी नज़र सीधी सूफू पर थी। मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? सूफू का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। वो ग्रेट चिन के दरबार में खड़ा था, देश की शक्ति के बिल्कुल केंद्र में। चाहे उसने कुछ शक्तियां हासिल कर ली हों, ग्रेट चिन के राष्ट्रीय भाग्य के सामने वो सिर्फ एक कीड़ा था। भाग्य की शक्ति के बिना भी उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सूफू, यिंग ज़ैंग की आवाज़ गहरी और भारी हो गई, तुम बहुत ही निडर हो। सालों से तुम मुझे सो कॉल्ड अमर गोलियां खिला रहे थे, मुझे धीरे धीरे जहर दे रहे थे, और अब तुम फिर से एक और जहरीली गोली लेकर लौटे हो। मुझे बताओ,
तुम किस सजा के लायक हो? यिंग ज़ेंग की नज़र तीर की तरह सूफू पर जा लगी। उसकी आंखों में न्याय और मृत्यु दोनों थे। ये सुनते ही सूफू का मन हिल गया, उसका शरीर कांप उठा। योर मैजेस्टी, मैंने कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं हमेशा आपका वफादार रहा हूँ। मेरी पूरी जिंदगी आपके लिए अमरता का एलिक्सिर ढूंढने में ही गुजरी है। वो लगातार बोलता गया, बेचैनी से अपना बचाव कर रहा था। अभी भी तुम सच बोलने से इनकार कर रहे हो? यिंग ज़ेंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। फिर उसने दोबारा राष्ट्रभाग्य की शक्ति को बुलाया। मैं आदेश देता हूँ, तुम सब कुछ सच सच बताओगे। तुम खेती क्यों करते हो? तुमने मुझे जहर क्यों दिया? तुम वापस क्यों आए हो? और तुम्हारे पीछे कौन है? एक भी बात छुपाना नहीं। जैसे ही आदेश पूरा हुआ, राष्ट्रभाग्य फिर से हिल उठा। मानव नियम पूरी तरह लागू हो गए। सूफू जोर से कांप उठा। उसका शरीर बिल्कुल उसके बस में नहीं रहा। जब मैं जवान था, ची के देश में मेरी मुलाकात एक सच्चे अमर देवता से हुई। उसने कहा, मेरे पास आध्यात्मिक जड़ है और मैं अमर मार्ग पर चल सकता हूँ। मैंने 5 साल तक उस देवता के नीचे साधना की। फिर उसने मुझे आदेश दिया कि मैं चिन राज्य जाकर एल्केमी के रूप में सेवा करूं। उसने मुझे कई जहरीली दवाओं के फॉर्मूला दिए ताकि चिन का राजा ज्यादा समय तक जिंदा ना रहे। मेरी साधना के कारण मैंने जल्दी ही राजा का विश्वास जीत लिया। वो लगातार मेरी बनाई गोलियां लेता रहा। जब मैंने जहर विद्या में कई शिष्यों को तैयार कर लिया तो मुझे दोबारा देवता का संदेश मिला। मैं समुद्र पार गया और उसके सिलेस्टियल निवास में अपनी साधना जारी रखी। इस बार मैं उसी के आदेश पर वापस आया हूँ। उस देवता को अपनी साधना के लिए लड़कों और लड़कियों का मांस और रक्त चाहिए, और क्योंकि शेंजू में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, इसलिए चिन का राजा जल्दी मरना ही चाहिए। मेरा काम था सो कॉल्ड आयुवर्धक इलिक्सिर अर्पित करना। इससे 1 साल या ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल में जहर अपना असर दिखा देता और राजा की मृत्यु हो जाती। इसी बीच मुझे उन बच्चों को देवता के सिलेस्टियल निवास तक ले जाना था। सूफू का चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठ रुक ही नहीं रहे थे। सच लगातार बाहर आ रहा था। ये सब सुनते ही यिंग ज़ेंग का चेहरा बर्फ से भी ठंडा हो गया। माफ नहीं करने योग्य, ये नीच आदमी सच में हाइनेस को नुकसान पहुंचाना चाहता था। चिन आने के पहले दिन से ही ये सम्राट को जहर दे रहा था। अगर क्राउन प्रिंस ने सच न पकड़ा होता तो आज हाइनेस इस विश्वासघाती के हाथों मर चुके होते, और इसके पीछे जो सो कॉल्ड इमॉर्टल है वही असली साजिशकार है। बिल्कुल नहीं। कौन सा अमर देवता बच्चों का मांस और खून मांगेगा? क्या ऐसे प्राणी को देवता कहा जा सकता है? ये तो राक्षस है, एक दैत्य। हाँ, ये निश्चित रूप से कोई दुष्ट शक्ति है जो हाइनेस को नुकसान पहुंचाना चाहती है। एक के बाद एक मंत्री गुस्से में फट पड़े। गालियां, श्राप सब सूफू पर बरस रहे थे। सिंहासन पर बैठे यिंग ज़ेंग की आंखों में सिर्फ हत्या का इरादा था। अगर फैंग ने मुझे चेतावनी न दी होती, अगर मैं वो गोलियां लेता रहता, तो शायद मैं आफांग से कभी नहीं मिल पाता, ना ही फैंग के परिवार को उनका सही स्थान दिलवा पाता। तुम मृत्यु के योग्य हो, और तुम्हारा वो सो कॉल्ड इमॉर्टल, वो भी उतना ही मृत्यु के योग्य है। यिंग ज़ेंग की नज़र जला देने वाली हत्या इच्छा से भरी हुई थी। जब वो सूफू को घूर रहा था, उस पल वो उसे चीर फाड़ देना चाहता था।